प्रोडक्शन हाउस का आइडिया कब और कैसे आया? कि कभी भी फेलियर नहीं होता, हमेशा सक्सेस होती है या लर्निंग होती है। दो उगले लोग इंडस्ट्री में कब पैसा कमाओ लेकिन इज्जत बहुत कमाओ। इज्जत ज़्यादा चाहिए भाई, पैसा इतना नहीं चाहिए। किसी मूवी का हाई टिकट प्राइस रखने से क्या जरूरी है कि उसका प्रॉफिट ही हुआ? यार ये बिट है। फर्क क्या होता है डीओपी और डायरेक्शन में? इसको थोड़ा समझाइए यार। देखिए डायरेक्टर क्या होता है, वो पूरा सीन सेट करता है कि उसको सीन में स्क्रीन पर दिखाना क्या है, और जो डीओपी होता है वो सेट करता है कि जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है वो स्क्रीन पर कैसे आएगा। तो किसी ने अपने नहीं बड़े ही मतलब बिंदास तरीके से बोला था कि अरे दूध पिलाने का पैसा नहीं तो पैदा करना ज़रूरी है। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, कुछ ऐसा करना चाहिए कि सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहे। ज़्यादा काम तो नहीं किया है, करीबन 150 बारे शूट किए और 6-7 फिल्में भी शूट किए हैं। जब कोई नहीं समझता तो उसको बोल देते हैं कि ALS मतलब आर्टिस्ट लॉन्चिंग सिस्टम। कंपटीशन को कैसे एनालाइज करें कि मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर कौन है और उसको बीट कैसे करें? तो कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक प्रोडक्शन हाउस को ऑर्गेनाइज करने के लिए? पहुँचे बोल दीजिए तक प्रभु, कुछ कीजिए, इसको बनाइए कुछ ऐसा रोल, बैठे बैठाई नौकरियाँ डबल हो जाएगी। शाहरुख खान के पास भी एक अलग कैमरा है जो और किसी के पास भी नहीं है। वो कौन सा कैमरा है उसके बारे में बताइए। आप डायरेक्टर भी हैं, आप DOP भी करते हैं, आप खुद का प्रोडक्शन हाउस सेटअप है और आप साथ ही साथ वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। ओए कोई शक तेरी चाट को बोल तो वन या मैं तुम बात कर रहे आए कॉकरोचो, अगर मेरे भाई को मारा तो मैं सबकी खटिया खड़ी कर दूंगा। बहू ये तो धमकी दे रहा है, इस आने में कौन से मिलेंगे। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है ALS प्रोडक्शन के मालिक मिस्टर SP सतीश कौर, और आज हमने इनके साथ वो चीजें देखी हैं जो बात सच है। आज हमने बात करी है मिस्टर वेक्सटी, क्या सच है क्या झूठ है, क्या होता है एक पर्दे के पीछे, क्या ऑन स्क्रीन होता है क्या ऑफ स्क्रीन होता है, और आज हमने ये भी देखा है कि टीवी इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपको इससे भी अलग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन हाँ देखते रहिए इसको एंड तक, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड बात नहीं करी है, हमने बात करी है स्टूडेंट्स के बारे में, हमने बात करी है एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में आगे सक्सेस पा सके। तो बने रहिए गुरु पॉडकास्ट के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने गुरु पॉडकास्ट शोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर हम इस लंबे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स डालते रहते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेटिव इंसाइटफुल कंटेंट देख सकें। सो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए एंजॉय योर शो। प्रोडक्शन हाउस का आइडिया कब और कैसे आया? यार बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम किए, गड्ढे खोदे, मक्खन बेचा, बहुत कुछ किया। जॉब तब करी। अब जॉब भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पूरा का पूरा HR एडमिन हेड था मैं। उन्हें 2,500 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी का, लेकिन है ना मन नहीं लग रहा था, क्योंकि रिपोर्टिंग क्या था अच्छी नहीं लगती मेरे को, जब आप किसी को देना नहीं है। तो बचपन से ही मन में था कि कुछ करें, एक्टिंग करें या कुछ करें ऐसा। तो बाय लक एक दिन चांस मिला किसी चीज़ का, आगे बताऊंगा कि किस चीज़ का चांस मिला। उस दिन से सोचा कि क्यों ना अपने पैशन को प्रोफेशन बना लें, और प्रोडक्शन हाउस की स्टार्टिंग कर दी और नाम रख दिया ALS प्रोडक्शंस। कई लोग पूछते हैं कि ALS क्या है। वैसे तो ये मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरे नाम का फर्स्ट लेटर है, बट फिर भी जब कोई नहीं समझता तो उसको बोल देते हैं कि ALS मतलब आर्टिस्ट लॉन्चिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन था मेरा भी कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आर्टिस्ट को लॉन्च करते हैं। कब ये आपने स्टार्ट करा अपना प्रोजेक्ट आपका? थिंक शायद अब तो 12-14 साल करीब हो गए जब से प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है, तब से। सो व्हाट इज योर बिजनेस स्ट्रेटजी? देखो बस स्ट्रेटजी क्या है, लॉजिक तो यही बोलता है कि ऐड करो, बिजनेस आएगा, बट भाई पैसे इतने हैं नहीं तो ऐड करने की कोई नोट लगती नहीं है। हाँ समय बदल गया है, वो इसीलिए अब सोशल मीडिया जो आ गया है उससे नुकसान भी और फ़ायदे भी है।
हमारे लिए तो फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि हमारा सारा बिजनेस सोशल मीडिया से ही चलता है। फेसबुक को मैं सही बनाऊँ और इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को सही मायने बताऊँ तो वही मेरे अर्निंग सोर्सेज हैं। मेरा जितना फेमस ना हुआ हूँ वो फेसबुक से ही हुआ। उसको मैं अपने क्रेडिट देना चाहूँगा। हालांकि उसको मैंने 1-2 बार ऐड चला के पैसे भी दिए हैं, लेकिन उतने पैसे नहीं दिए जितने पैसे उसने मुझे कभी कमा के दिए। मेरा एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक ही है, इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा। जबकि मुझे भी ये चीज़ लगती है कि पेड एडवर्टीजमेंट से अच्छा है ऑर्गेनिक रीच, क्योंकि एक पेड एडवर्टीजमेंट एक लिमिटेड हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनिक रीच है तो वो कहीं भी जा सकती है। देखो ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या कि दिल्ली में ना एक चीज़ हमने देखी, काम में जब इस प्रोफेशन में आए होंगे देखी बहुत फ्रॉड चल बिल्कुल। अब लोगों में जो पैशन है कि स्क्रीन पर आए, और जो कुकर भी होते हैं ना वो कुकर भी उनका फ़ायदा उठाते हैं। आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो, पोर्टफोलियो शूट करा लो, ये ऐड दे देंगे आपको, वो ऐड दे देंगे, ऐसे तैसी। वैसा एक ये देना, लूट अलग से लेना, मिलना कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया, हमारा सबसे पहला मोटो जो था वो यही था कि भले हमको पैसे ना मिले, लेकिन हमने फौजरी नहीं करनी, हमने किसी के साथ गलत काम नहीं करना। अगर किसी को शूट पर पैसे मिल रहे हैं तो मिलने हैं, नहीं मिल रहे हैं तो उससे क्लियर बता दो कि भाई नहीं मिल। तो भले ही इतने सालों में हमने पैसा बहुत कम कमाया है, लेकिन ना इज्जत तो ना, इसमें कोई आपके बगल से ये और ये चीज़ होनी भी चाहिए। एक मैंने पढ़ा था, एक इंटरव्यू दे रहा था मैं, उसने उन्होंने भी ये वाली बात बोली थी कि किसी की अगर किसी का 1 करोड़ का पैकेज है, इज्जत रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है तो वो बेकार है। लेकिन अगर किसी का 50 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है, लेकिन उसमें रेस्पेक्ट बहुत है आपको, तो आपको वही करना चाहिए। कम पैसा कमाओ लेकिन इज्जत बहुत कमाओ। इज्जत ज़्यादा चाहिए भाई, पैसा इतना नहीं चाहिए। टर्निंग पॉइंट क्या है आपकी लाइफ का, क्या था आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट? देखो यार, टर्निंग पॉइंट ये था कि नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इंडस्ट्री में नाम लेना अच्छी बात नहीं है, पर ये इंडस्ट्री की बात नहीं है, घर की ही बात है। तो पैसे नहीं हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे कि हम लोग कश्मीरी पंडित थे, तो कश्मीर से सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, जीरो से यहाँ स्टार्ट किया था। तो फिर भी एक लेवल तक पैसा नहीं आ रहा। तो एक दिन मेरा पहला बेटा पैदा हुआ, तो उसके लिए दूध का डब्बा लाने का पैसा नहीं था मेरे पास। तो किसी ने अपने नहीं बड़े ही मतलब बिंदास तरीके से बोला था कि अरे दूध पिलाने का पैसा नहीं तो पैदा करना ज़रूरी है। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, कुछ ऐसा करना चाहिए कि सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहे, इज्जत चाहिए। पैसा धीरे धीरे अपना आ जाएगा, जनरली काम करो। तो टर्निंग पॉइंट यही था लाइफ का। तब से मेरा माइंड थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं, आप कुछ अलग करो, आप इससे कुछ नहीं हो रहा, कुछ अलग करना चाहिए। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। इतना स्ट्रगल करके आप आगे आए, और आपने भी बताया कश्मीर, तो कश्मीर के बारे में कुछ बताएं हमें। वही कश्मीर में क्या बताओ को, मेरे दादाजी जो रहे नहीं, अब तो खैर नहीं है, भगवान के पास अच्छी आत्मा है। वो शंकराचार्य मंदिर सुना होगा आपने कश्मीर में, उसके हेड पुरोहित थे। अच्छा, वो उसके हेड पुरोहित थे और घर में फ्रूट्स था जो अपने आप थे, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। तो आप समझ सकते हैं क्या वैल्यू रही होगी। नौकर से अपने पास काम करने के तो सब चीज़, उस चीज़ से बाहर आकर 10-10 रुपये के लिए मतलब संघर्ष करना। आपने शायद, आप तो कह रहे यंग हो, लेकिन उस टाइम पे ये चला था कि VCR हुआ करते थे और फिल्में चलती थी 50-50 रुपये में, 20-20 रुपये और 50 रुपये में, 30-30 रुपये में फिल्में चला करती थी VCR पे, TV कलर TV। तो वो करके भी हमने रोटी कमाई है, वो दौर भी देखा हुआ है। राजा से रंग हुए, आज इस लेवल पर है कि भगवान की कृपा से घर पे कोई जाए और 10 लोग भी खाना खा के जाएंगे, अच्छे से दुआ दे के जाएंगे, कभी किसी चीज़ की नहीं है। जब हम कुछ एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो छोड़नी पड़ती हैं। सो आपने वो क्या चैलेंजेस को देखा और कैसे ओवरकम करा? और सोसाइटी, हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर चलिए पहले आप विस्तार से भी। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन किया है आपने। आपका सवाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ है उसका जवाब मैं देता हूँ कि आपने बहुत बार देखा होगा, आपके पेट में दर्द हो तो जो लोग डॉक्टर नहीं होते वो भी कहते हैं खुद ले लो, हींग डाल के ले लो, पानी में उबाल के पी लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो लोग डॉक्टर नहीं होते ना, वो भी आपको सलाह देने बैठ जाते हैं। तो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो पहला रोड़ा जो लाइफ में आता है वो ये आता है कि सलाह देने वाले बहुत करते हैं कि ये कर रहे हो, वो कर लो, चाहे वो खुद जीरो पे हो, लेकिन वो आपको सलाह एक ज़बरदस्त देंगे, जब ऐसा करो वैसा करो, ये बेकार है, वो नहीं। दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन आता है लाइफ में, वो फैमिली का आता है।
मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं कर रहा फैमिली मेम्बर को, लेकिन सबसे पहले अपने ही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर मेरे को कि यार अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, उसका मेरी सैलरी 95,000 थी जब मैं जॉब कर रहा था। जब मैंने जॉब छोड़ के ये प्रोडक्शन वो स्टार्ट किया था, उस वक्त के 95,000 बहुत हुआ मेरे से। तो एकदम से छोड़ा, मैंने घर पे आया, मैंने कहा वाइफ को भी हम नहीं ऑटो अगेन आप बता नहीं आ रहा, मुझे कुछ अपना करना है। तो अच्छी बात ये है, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उसको प्रेज करना चाहूँगा कि उसने मेरा सपोर्ट किया, प्लीज़ ठीक है आप करो। बाकी सब लोगों ने बोला भी अरे अच्छे खासे पैसे पे लात मार रहा है, ये वो है। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा पैशन है और इस पैशन को ही प्रोफेशन बना। सो ये तो हर्डल्स आते हैं, फेक लोग बहुत मिले जिन्होंने फ़ायदा उठाया। मैंने पीतमपुरा में ऑफिस किया था, मैंने बहुत एक करीबन 200 स्क्वायर फीट में ऑफिस किया था। उसमें लोग आए, अपनी कंपनी के नाम से ऑडिशन किए, हमसे प्रोमिस किए कि आप बिना जुड़ के चलेंगे, लेकिन उन्होंने ऑडिशन फेक किए, गाड़ी हमको मिलने लगे। फिर हमारे समझ में आया कि नहीं यार, जब तक आपका अपना ना होना तब तक आप करो। तो ऐसे ही धोखे खा के जब पेट भर गया तब अकल आई, कई ठोकरें लगी, तब समझ में आया कि प्रोडक्शन हाउस कैसे किया जाता है। एज अ प्रोडक्शन हाउस ओनर आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा और आज के टाइम पे आपकी खुद की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। तो एक बार आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। ज़्यादा काम तो नहीं किया है, करीबन 150 बारे शूट किए और 6-7 फिल्में भी शूट किए हैं। तो छोटे बजट में ही है, बड़े बजट में हमने सिर्फ कास्टिंग दी है। तो बड़े बजट की फिल्म अभी कोई करने का मौका मिला नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज़ बहुत करी है। नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो किसी के साथ मिल के की हैं और उन्होंने नाम नहीं दिया, तो मेरा भी नाम लेने का कोई पड़ता नहीं है। लेकिन एमएक्स प्लेयर पे आप वो देख सकते हो, आप नेटफ्लिक्स पे पर देख सकते हो फिल्मों को। आप नाम नहीं बताऊँगा तो देखोगे कैसे, तो बेटर है कि ना ही देखो। जिस दिन नाम से आएगी तो सबसे पहले प्रमोट मैं करूँगा। नहीं एक्चुअली अगर आप बोलें तो आप हमें उनका नाम बता दीजिएगा, हम इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिख दें। नहीं मैं नहीं चाहता, क्योंकि जिनके साथ मैंने किया था उनकी पहली कंडीशन ये थी कि आप चाहे इसमें सुई धागे से लेके आधे तक सब चीज़ प्रोवाइड करें, लेकिन आपका नाम नहीं देंगे, हम पैसे देंगे। ऐसा क्यों? मतलब कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ उनको फेम मिले। मेरे फेसबुक पेज पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे, उसके ऊपर आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से फिल्में किए, कौन कौन से काम किए, क्योंकि वहाँ मैंने BTS डाले हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, मेरा ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो डायरेक्शन का डी भी नहीं पता उनको, लेकिन फिर उन्होंने एज अ डायरेक्टर उसमें नाम दिया अपना। मेरा नाम सिर्फ ऐसे DOP में आया है, हालांकि DOP भी कई जगह करता हूँ मैं, लेकिन सब जगह नहीं करता। बट फिर उन्होंने क्या था कि हम आपको DOP में नाम दे देते, डायरेक्शन में नाम हमारा है। उन्होंने सब मुझे पैसा चाहिए थे, तो आपको फर्क क्या होता है DOP और डायरेक्शन में, इसको थोड़ा समझाइए यार। देखिए डायरेक्टर क्या होता है, वो पूरा सीन सेट करता है कि उसको सीन में स्क्रीन पर दिखाना क्या है, और जो DOP होता है वो सेट करता है कि जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है वो स्क्रीन पर कैसे आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप देखते हैं एक आउटडोर का सीन है, उस आउटडोर के सीन में हमने आकाश भी लेना है और वो धरती पर एक्टर बैठा हुआ है या एक्ट कर रहा है, और वो भी लेनी है और एक्टर भी लेना है। तो DSLR जो होते थे, ये सिनेमा कैमरा जो होते हैं, उनके अंदर थोड़ी कलर कोडिंग या पीछे जो टेक्निकल कोडिंग होती है वो इस तरह की होती है कि आप फेस साफ कर लो या आसमान साफ कर लो। अगर आसमान नीला चाहिए तो आपको कैरेक्टर ब्लैक मिलेगा। तो वो बताता है कि कितनी लाइट्स पीछे चाहिए, कितने फिल्टर्स चाहिए उसके ऊपर, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, आपको इमोशन दिखाना है तो इमोशन दिखाने के लिए जूमिंग चाहिए, या फिर राइट टू लेफ्ट का चाहिए, लो एंगल चाहिए, ठीक है, टाइट शॉट चाहिए, वाइड शॉट चाहिए, तो ये बर्ड आई एंगल चाहिए। ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको ऑन शीट डिसाइड करनी होती है, और ये डिसाइड करने का काम होता है DOP का, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कह रहे हैं, सिनेमाटोग्राफर भी कह सकते हैं, बट चलन में DOP है। और डायरेक्टर का होता है कि भाई ये सीन शूट हुआ, बढ़िया लग रहा है, ओके दैट। अक्सर सबके मन में ये सवाल आता है कि एक प्रोडक्शन हाउस वो स्टार्ट करने में इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट देता है, इतने पैसे लग जाते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने अपने अभी आपने खुद बताया आपने ज़ीरो से कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके खुद अपने बिल्ड करी चीज़ें, तो कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक प्रोडक्शन हाउस को ऑर्गेनाइज करने के लिए? अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप कुछ शुरू करने जाते हैं तो डॉक्टर्स बहुत मिलते हैं आपको, झोला छाप डॉक्टर्स, जिनको वास्तव में खुद का आइडिया नहीं होता वो, लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट करते हैं। मैंने तो हमारे साथ भी ऐसे बहुत पैसा लगाएंगे, रिजल्ट 0। फिर पता चला कि यार 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, रिजल्ट 100 आएगा।
तो मैं आपको समझाता हूँ, बस इतना एग्जांपल देना चाहूँगा कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो। पहले तो बहुत मुश्किल हुआ करता था क्योंकि एक फिल्म इंडस्ट्री अलग ही चीज़ हुआ करती थी, ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास। लेकिन जब से OTT आ गया है, और OTT से पहले भी अगर हम देखते हैं तो यूट्यूब आ गया है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स आ रहे हैं जो मोबाइल ले लेते हैं अपना और शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, शूट किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, एक्शन कैमरा से कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी है ना, वो आपको फिर जो प्रोफेशनल चीज़ें होती है उससे निकल के आता है। फिर सपोज कीजिए हम DSLR से शूट कर रहे हैं और वही चीज़ आप मिररलेस से शूट कर रहे हैं, तो बहुत फ़र्क आएगा दोनों की क्वालिटी में। और वही चीज़ आप मोबाइल से शूट कीजिए, बहुत फ़र्क आएगा क्वालिटी में, क्योंकि पीछे जो मैकेनिज्म होता है, कंपनीज आपसे पैसा उन्हीं चीज़ों का रखती है। रेड से कोई चीज़ शूट कीजिए आप रेड कैमरा से, ठीक है। जो सिनेमा कैमराज होते हैं उनसे शूट कीजिए, ब्लैक मैजिक से शूट कीजिए, रॉ पे शूट कीजिए, एसलॉग पे शूट कीजिए, आप देखिए रेटिंग में कितना निकाल सकते हैं आप चीज़ों को। देखिए, जितना आप ज़्यादा आप खुद बनेंगे, जितने पैसे आपके पास हैं उतना ही आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा निकल के आएगा। आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल उठाइए, एक लेवल माइक लीजिए, लेवल माइक भी नहीं है तो एक 60 रुपये का आपके पास ईयरफोन आएगा जिससे रिकॉर्डिंग नहीं होती है, वॉइस भी आती है, उससे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, ये जब पैसे कमा रहे हैं तो पैसा लगाइए, अच्छा कंटेंट बनाइए। पैसा नहीं कमा रहे, सिर्फ खुद के लिए बना रहे हैं, जैसे भगवान मान का पीडी को बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोबाइल से स्टार्ट किया उसने और बॉलीवुड से भी बड़ी फिल्म बनाई उसने जी। आप उसकी ताज़ा खबर देख सकते हैं। मैं तो उसको रोल मॉडल मानता हूँ उन सभी यूट्यूबर्स का जो आज की डेट में फेमस हो रहे हैं या बनना चाहते हैं। उससे एग्जाम्पल तो भैया, एक फ़ोन से कितने शूट करना, खुद ही उसने अपना फ़ोन हाथ पे लिया, शूट किया, ठीक है ना, एंगल बदल बदल के, कभी लिपस्टिक लगा ली, कभी मूछ लगा ली, पापा बन गया, कभी बेटा बन गया। कंटेंट यूनिक था, कुछ यूनिकनेस आई है अपने कंटेंट में, तो ज़रूरी है ना वो कैमरा से शूट करना, फिर आप मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं। अभी आपने कैमरा की बात करी, तो ऐसा कि शाहरुख खान के पास भी एक अलग कैमरा है जो और किसी के पास भी नहीं है। वो कौन सा कैमरा है, उसके बारे में बताएंगे कुछ। देखिए, झलक होती है ना तो ये फैक्ट है, इंडस्ट्री में भी ऐसी होता है। हम लोग दूसरों को प्रमोट नहीं करते किसी को, क्योंकि लॉबीज बनी हुई है, आपको साफ बता, आपको बड़ा गंदा सिस्टम है। पर अब आप तालाब में हो तो फिर मगरमच्छ से तो बैठ कर ले सकते, तो इसीलिए उस तालाब को जीना सीख जाओ। तो हम लोग एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते, वही नाम लेते हैं, क्योंकि पीछे आप जो स्क्रीन पर शाहरुख खान को सजा ज़्यादा देखते हैं ना, उसके पीछे 250 लोग खड़े होते हैं। एक उसके जूते चमका रहा होता है, एक पैंट चमका रहा होता है, एक लिपस्टिक बुला रहा होता है, एक पीछे बेचारा छतरी लेके खड़ा होता है, एक नीचे लेटा हुआ होता है थर्माकोल लेके, लेकिन उसका नाम कभी देखो गया, ठीक है ना। तो कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट इतना ज़रूर बताऊंगा कि जो सीन शाहरुख खान शूट कर रहा है, सपोज कीजिए 10 करोड़ लगा कर, तो वो सीन आप 10,000 लगा कर भी शूट कर सकते। ब्रांडिंग का फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ, ब्रांडिंग से याद आया। तो एक गांव था जहाँ पर शूट करने जाना था और वहाँ पर परमिशन नहीं मिलते, बड़े ही ऑर्थोडॉक्स युग थे, वहाँ पर परमिशन नहीं दे देते कि शूट नहीं कर देंगे, ये नहीं है वो नहीं कुछ नहीं। तो 2-3 दिन बैठे हम, फिर हमने कहा नहीं यार प्रोजेक्ट छोड़ तो नहीं सकते, ये गाँव ज़रूरी है शूटिंग के लिए। तो हमने क्या किया, हमने गाड़ी मंगाई, अच्छी सी गाड़ी मंगाई, और अच्छी सी गाड़ी ने क्या किया, उस एक्टर को, जो इसमें एक्टर था वो बिल्कुल नौसिखिया नया एक्टर था, कोई नाम नहीं था कुछ नहीं था। हमने सिर्फ उसको बोला कि आप चश्मा रखिए पॉकेट प्लेस, जैसी गाड़ी से उतरे चश्मा पहनिएगा, और उसके बगल में एक बंदा बिठाया कि वो साथ में उसकी उतरेगा और छतरी खोल लेगा, ठीक है। और एक बंदा दूसरी जो टेम्पो होगा उसमें से कुर्सी लेकर आएगा और वहाँ जाके लगा के, उससे पहले दौड़ के वागन लगा के बैठ के छतरी लेके खड़े हो जाएंगे। हमने बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। बस इससे क्या होगा, तुम चलो तुझे बाकी हम बताएंगे आपको क्या हो क्या नहीं होगा। हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने ऐसे ही किया, गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, पता होता छतरी लेके, चश्मा सा पहना, दूसरे बंदे ने छतरी लगाई, उसके बाद छतरी लेके चल रहा है। तो गाँव में बात ही क्या हुआ कि हम बड़े एक्टर है, साउथ के बहुत बड़े एक्टर है भाई, इस गाँव को कुछ डोनेट करके भी जा सकते हैं भाई। साउथ के तो इतने होते हैं कि 100 डाउन डोनेट कर लेते हैं, और हो सकता है इस गाँव के लोगों को फिल्म में ले ले। अच्छा हाँ, मरा मत ना, गुस्सा होते थे साहब को, आगे से कोई काम पे नहीं आ रहे यहाँ से, नया तो कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब पूरा 3 दिन आराम से शूट किया गाँव के अंदर रहे हम। तो 3 दिन लगाए हमने उस गाँव में शूट करके, बड़ी सेवा पानी हुई, ऐसा लगा हम उस गाँव के जमाई।
और बदले में हमने क्या किया, उन काफ़ी 4 लोगों को भी फिल्म के सीन में लिया एज एन सपोर्टिंग रोल में। वो भी खुश, हम भी कुछ तब हो गया। कई बार ये थोड़ा बहुत चला गया तो करनी पड़ती है, तभी काम होते हैं। सो इतना कुछ आपने आज तक शूट करा है, कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आप आज तक अगर सोचने पर भी उसको डर लगता हो, या फिर कुछ हॉरर शूट करा तो आपने कुछ रियल चीज़ें देखें? भाई क्राइम शूट किया हमने, कॉमेडी शूट किया, एस्ट्रोलॉजी शूट किया, हॉरर शूट किया। जो हॉरर शूट किया वो हमारी अपनी वेब सीरीज थी, उसका नाम था सच या सोच। तो अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये थी कि यार हॉरर स्टोरी शूट करें तो किसी ऐसी जगह पर शूट करेंगे जिस जगह को हॉन्टेड प्लेस बुलाते कि हॉन्टेड प्लेस है, या वो देखने में भी लगे हॉन्टेड, लगे ना लगे। हम पे तोड़ना चाहते थे कि यार हॉन्टेड प्लेस में तो नाम ही नाम होता था हॉन्टेड प्लेस, होता कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं होता, सिर्फ डर बना के रखा हुआ है। तो इसलिए हमने चूज़ किया दिल्ली का जवानी कमानी। जवानी कमानी आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी उसकी हॉन्टिंग की। तो दिल्ली का जवानी कमानी डिसाइड किया हमने, हम पहुँच गए वहाँ पर। छोटा सेटअप लेकर रहे क्योंकि बड़ा सेटअप ले आने में तो फिर आपको रिस्ट्रिक्शंस होती है बहुत सारी। और यार मैं बिलीव करता हूँ कि ना एम लगे ना पिक्चर ही तनवी चोपड़ा, वो होना ज़रूरी है। तो कम बजट में अच्छी से अच्छी फिल्म बन जाए। मैंने उस पर मेरे यूट्यूब ऑब्वियस पे फिल्म पढ़ी है, आप देख सकते हैं। तो शूट किया, लड़की उसके अंदर जो काम कर रही थी और देर बाद से मेरे साथ काम कर रही, जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने तब से। उसका नाम है भांजा। अच्छी एक्टर है, वो डांसर है, अच्छी एंड सोशल एक्टिविस्ट है, गरीब बच्चों को पढ़ा दी। तो उसको उस फिल्म में वैसा काम किया था, तो उसको मैंने घोस्ट का किरदार दिया था उस फिल्म में। सुबह शुरू किया हमने करीबन 11 बजे, 12 बजे शूट स्टार्ट कर दी। उस शूट स्टॉप किया, खंडावन में एरिया इधर उधर नहीं, शूट करते करते शाम के 6-7 बज गए। और जमानी कमानी एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज़्यादा पेड़ों से और इन दीवारों से, इन सब चीज़ से घिरा हुआ है, तो वहाँ लाइट थोड़ी कम है। शाम को 6 बजे आपको ऐसा फील हुआ कि रात को 9-10 बज गए। तो एक सीन लेना था कि उसमें क्या था कि जो फानिया थी जिसको घोस्ट का रूम रहता है, उसको मेकअप करके एक दीवार के पीछे से अचानक से बाहर आना था और अंदर के डराना था उसके। और हमें डायरेक्टर मैं था, तो मैंने ही सीन सेट किया था, मेरे सामने ही उसका मेकअप हो रहा था। स्वतंत्र लड़की से हमने उसको बसुला जुड़ैल बनाया, तो बड़ी अच्छी लगी, सब कुछ हुआ, शूट किया। जैसे ही शूट करने मैंने एक्शन बोला, वो लड़की दीवार से जब बाहर आई तो और कोई तो डराने डरा मुझे नहीं पता, बट मैं डर गया। और मैं लिटरली इतना डर गया कि अगले आधे घंटे में मैंने फिल्म 1 कंप्लीट कर दिया और बोला निकलो यहाँ से। मुझे ऐसा फील हुआ, सिर्फ डरने की बात नहीं है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, बट तो मुझे फील हुआ क्योंकि हर चीज़ फीलिंग ही होती है, हमारे रस्से ही हमारा बीच फीलिंग होती है। तो मुझे ऐसा फीलिंग हुई कि यार someone is saying something in my ears कि भाग जाओ ऐसे, भाग जाओ ऐसे, बंदे कुछ बुरा होता है। अब ये मेरा वहम था, लोगों की कहानियाँ थी, हकीकत थी, मुझे नहीं पता, बट ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। तो तब से मुझे यकीन हो गया कि भाई और फिल्म का शूट करो, लेकिन किसी ऐसे कैफे शूट करो जहाँ प्रसन्न मोदी की फोटो हो। तब से हम किसी ऐसे 100 प्लेस पे नहीं गए। इसके बाद मैंने 2 एपिसोड और शूट किए उसके, वो घरों में शूट किए प्रॉपर। फिर हम किसी 100 प्लेस पे नहीं गए। आपके दर्शक ये सुन के बाद हंसेंगे, लेकिन वाकई तो मुझे डर लगा उस दिन। तो ऐसा सिस्टम होता नहीं होगा, अगर कोई स्टार्टिंग से प्लेस बताया गया है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। देखिए मेरा मानना क्या है कि आपने सॉल्वर आइलैंड सुना होगा, वहाँ पर क्या है कि पेड़ों को काटा नहीं जाता, उन्हें गालियाँ देते थे। जब उन्हें गालियाँ देते हैं, उनके उनको पोस्ट है उनके पास करोगे, तो वो गालियाँ सुन के, सब चीज़ सुन के वो सूख जाते हैं और अपने आप ही गिर जाते हैं। तो ये क्या होता है, सब वाइब्रेशंस होती हैं। जब आप मंदिर जाते हो तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग इसकी हुआ कि वाइब्रेशन से हो। तो ऐसे ही जब आप किसी प्लेस को बोलोगे वांटेड है, वांटेड है या वांटेड है, तो वो कहता है यार मैं हुई। मतलब मेरा मानना ये है इस इंसिडेंट के बाद से कि आपको पॉजिटिव प्लेस जहाँ पर आप पॉजिटिव वाइब्स स्माइल्स वगैरह करते थे, वहाँ पर आपको पॉजिटिव की देखने को मिलती है। और जहाँ पर हम नेगेटिव की खिलाते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो। अब उसको भूत फैलो तो वो, लेकिन अगर आप भगवान को मान लो, ये जिसको शर्फ को भी सच है तुझ में हुई, इसलिए हमने एपिसोड बनाया था ये सोच के सच या सच, ये वाकई में सच है या फिर सिर्फ हमारी सोच है।
सो आप अपने बिजनेस को किस तरह से प्रमोट करते हैं? मतलब ये तो क्वेश्चन हो चुका वैसे अभी शायद। इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, बट फिर भी देखिए सिर्फ सोशल मीडिया सब कुछ नहीं हो रहा और हमें अपनी लिंक्स से उड़ाने पड़ते हैं। और आई डोंट थिंक कि 12-14 साल कम है लिंक्स बनाने के लिए। आज हमारे बॉलीवुड में भी लिंक्स, हमारे टीवी इंडस्ट्री में भी लिंक्स। टीवी इंडस्ट्री से अगर मैं बोलूँ तो इंडस्ट्री में भी, वो सैटेलाइट में भी, आज हमारे कोटिटी पे भी रिलेशंस हैं। तो इसीलिए हमने जो है ना, जब हमने देखा कि यार हमारे अच्छे खासे लिंक्स हैं, रिलेशंस बन रहे हैं सब जगह पर, तो क्यों ना उन लोगों को जब आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, तो एयरएस तो वैसे ही मशहूर है कि भाई आर्टिस्ट लॉन्चिंग सिस्टम है। तो हमने एक आर्टिस्ट डेटा बैंक मैगजीन लॉन्च की थी आईफोनिक्स नाम से। तो उसके 2 स्पेशल एडिशन हम लॉन्च कर चुके हैं, रिलीज कर अभी आई थिंक दिसंबर या जनवरी में एक उसका 3rd स्पेशल एडिशन में हम लॉन्च करेंगे, जिसमें ऑथेंटिक जेन्युइन आर्टिस्ट की डिटेल्स होती है जो हम इंडस्ट्रीज़ को बेचते हैं और फिर उनको वहाँ से जेन्युइनली पा लेते हैं। कोई चीटिंग नहीं, कोई कास्टिंग काउंसलिंग, कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं कर। तो इतने सारे स्टार्टअप्स आज के टाइम पे प्रमोट होना हो रहे हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स आज के टाइम पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, नए नए ओपन हो रहे हैं स्टार्टअप्स, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, जब से ये मेरे हिसाब से मान ले कि मोदी जी आए ना, तब से ही स्टार्टअप वाली चीज़ का बहुत बड़ा हुआ है कि यार मैं चाय बेच सकता हूँ तो तुम भी नहीं बेच। शायद यही सोच रही हो, पर इस चीज़ को जो बूस्ट किया वो शार्क टैंक ने बूस्ट किया, क्योंकि शार्क टैंक देख के भी बहुत सारे लोगों में ये इच्छा जागी कि नहीं यार भी स्टार्टअप करना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। और कई लोगों ने ऐसे क्विट कर दे, उससे क्या होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं, आपका जो मॉरल सपोर्ट है वो भी कम हो जाता है, आपका जो बूस्टिंग है वो भी कम हो जाती है, मतलब मन बढ़ जाता है अगर आप फेल होते हैं। मेरा मानना है अपनी कोई भी काम करना है, क्योंकि सबसे पहले ही, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, उसको डॉक्टर्स की तरह नहीं जो झोला छाप प्लेन की सलाह दे दो। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब तक आप किसी काम तो किसी के साथ मिलकर एज ए जॉब ना करें, तब तक आप स्टेप तक घुसे, क्योंकि आपको सीखते सीखते ही कम से कम 6 महीने एक साथ लग जाएगा। अगर गुड लर्नर है, आप क्विक लर्नर हैं, तो फिर आप ओवर स्मार्ट हैं। पहले अगर उल्टी रोटी खाएंगे आप, तो पहले अच्छे से सीखिए, उसके बाद में उसमें पैसा लगाइए हो जाए। और सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सा वे हो सकता है जो कम से कम पैसों में ये बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स निकल गया। तो गवर्नमेंट कितना अप्रिशिएट या फिर इनको फोर्स कर रही है, कितनी उनकी हेल्प कर रही है नए स्टार्टअप्स की, क्या रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट? देखो गवर्नमेंट कोई भी हो, सब पैसा खाते हैं। लाल का शानी बधाई बंद हो गई हो, जिससे विरोध वैसे कहते हैं, नहीं बंद हो, लेकिन वो सिर्फ कागजों में बंद हुई है, वास्तविकता में तो पैसे खाए जाते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो रास्ता होगा ही नहीं तो हम जाएंगे कम। तो ये अच्छी बात ज़रूर है कि रास्ते खुले, लिंक्स बनाओ, पैसा खर्च करो, तो रास्ते खुले कर सकते, कोई इशू नहीं। सपोर्टिंग तो है, लेकिन बिना पैसे के कहीं नहीं है भाई, ये वास्तविकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कॉर्पोरेट लाइफ है, मैं बहुत अच्छी जॉब करता हूँ, 9 to 5 जॉब, बहुत अच्छा पैकेज, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो क्या मैं जॉब को क्विट करके अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकता हूँ? ज़रूरत क्या दी तो वो, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें बताऊँगा कि सबसे पहले तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपके पास कम से कम 6 महीने का सर्वाइवल है। ये फैक्ट कि 6 महीने का सर्वाइवल दिए बिना आप सोचिए मत कि आप उसे स्टार्ट करो। दूसरा, आप सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाइए। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाइए, उस चेकलिस्ट में इंश्योर कीजिए कि सबसे ख़राब चीज़ जो, उसके बाद में क्या करूँ। सबसे अच्छा तो आपको सब बताएंगे, और ये कर ले इतना पैसा बनेगा, सिप में इन्वेस्ट कर ले इतना पैसा बच जाएगा उसमें। अब अगर ये मान लीजिए कि आज निफ्टी या BSE आज 7,000 रुपये टॉप पे चल रहा है, मान लीजिए, जो एक्चुअल अगर नहीं पता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 7,000 रुपये, कल को मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसके अंदर और 1,000 रुपये आ जाए, मैं क्या करूँगा? जब आप इस चीज़ से लड़ने की काबिल देखें ना, अभी आप असर आएंगे, क्योंकि फर्श पे अगर बंदा गिरा हुआ है तो वो और नहीं गिर सकता, वो सिर्फ उठ सकता।
लेकिन अगर आप स्टोर पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, कोई मान के चले जाओ आप गिरेंगे, दूसरा डूबेगा, उसका क्या करें? पहले वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हुई, उसके बाद बेस्ट भी काम नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम जॉब के साथ साथ इसको कैरी फॉरवर्ड करें, कम समय नहीं हाइकिंग करें, समय थोड़ा थोड़ा देते रहे उसको, पैसा भी अर्न करते रहे, थोड़ा समय देते रहे। जब आपको लगे कि यार आप फुल फ्लेज स्विच कर सकते हो, उसके बाद आप स्विच करने पर फिनिश लर्निंग हो जाएगी और बिजनेस का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने करियर स्विच करा और ग्रेड से प्रोडक्शन हाउस में, तो एक मन आता है कि एंटरप्रेन्योर बन जाओ, कुछ और कर लो या फिर कोई बिजनेस कर लो। प्रोडक्शन हाउस ही क्यों? बहुत लोग पूछते हैं सवाल। पूरा खुला आकाश था, आसमान खुला खुला और अभी किसी भी दिशा में उड़ सकता था, लेकिन कहते हैं ना तुमके पाँव पादले में दिखाई देते हैं। तो इस चक्कर में हुआ क्या कि स्कूल डेज थे और स्कूल डेज में प्ले हुआ करते थे, तो मैंने पार्टिसिपेट किया। 2 प्लेस में मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरे को दोनों में ही अवार्ड मिला। और पता नहीं क्या हुआ कि इतना दिन तो बाकी लोगों को सिखा रहा था, तो शायद मेरे तो मुझे लगा कि शायद ये बेस्ट चीज़ है कि मैं सिखा सकता हूँ, कर सकता। और एक वो कीड़ा था कि यार एक्टिंग कर सकते हो। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक समय आया, दूरदर्शन स्टार्ट हुआ, दूरदर्शन पे एक सीरियल आने वाला था पंचिन। तो पंचिन सीरियल जो है मेरा क्लासमेट था, नाम नहीं बताऊंगा, हम किसी को वोट नहीं करते, ठीक है, बिना पैसे के तो कभी नहीं करते। तो मेरा जो फ्रेंड है उसकी जो मासी है वो सीरियल को बना रही थी पंचिन को। तो अब हम लोग जैसे स्कूल से घर जाते हैं, तो मैं भी उसके साथ उससे घर चला गया काम वाम करने के लिए। तो जैसे मैं एंटर कर रहा था, उसकी मासी बैठी थी, तो मेरे को देखा, तो मेरे को बुलाया, बोले कि बेटे आप एक्टिंग करते हो? आप की और पूछ तो प्लेस कर रहा था फिर हम, तो हाँ करता तो। बोले कि ठीक है, आप हमारा दूसरे में सीरियल बन रहा है पंचिन, उसमें एक्टिंग करोगे? मैंने बिल्कुल करेंगे जी, आप करवाओ और तो तैयार हो। बोले कि आपको पोर्टफोलियो बनवाना पड़ेगा, पोर्टफोलियो के लिए आपको 10,000 रुपये खर्चोंगे। मैंने कहा जी आप 10,000 दे सकते हो मेरे को एक्टिंग करने के? नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाना करना है खुद से बनवाओ, अगर आप चाहते हैं कि मैं काम करूँ तो बनवाओ। तो उन्होंने मना कर दिया। वो बात मेरे मन को ऐसी लगी था कि काफ़ी समय बाद जब मुझे ऑप्शन मिला कि मैं कुछ कर सकूँ, तो मेरे मन में आया था कि मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो बिना पैसे के आगे बढ़ना चाहते हुए लेकिन बढ़ नहीं पाते, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे मगन बच बैठे हुए जो कि पैसे लिए बिना काम नहीं करते। पोर्टफोलियो बनवा लो, आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो, उसमें पैसे खर्च होने, उसमें खर्च होने, मतलब खा जाओ लूट लो, आज इन सब तुम्हारी ऐसी की तैसे। ठीक है जी। तो मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने ज़ीरो उस पर स्टार्ट किया कि आप आइए, आपके अंदर सिर्फ एक्टिंग का गुण होना चाहिए, आप अच्छे से डायरेक्ट डिलीवरी करना चाहते हैं तो कर सकते हो, तो आओ और मैं आपको जो है शुरू पे बन जाऊँ। तो ऐसे जब स्टार्ट किया तो सोचा कि प्रोडक्शन हाउस ही स्टार्ट करें। सो हाई पेइंग आपको क्या लगा, जॉब या बिजनेस? भाई देखो, अच्छी सी बात तो ये है कि जॉब करते करते मुझे करीबन 10 साल करीब हो गए थे, तो उसमें मैंने हाई पेइंग पे आ गया था। और इंडस्ट्री की तो बात बताऊँ आपको, पैसा इस वक्त मेरे पास कम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों मैंने किनारा किया है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे एथिक्स शायद मुझे उस चीज़ को करने को मना करते हो, क्योंकि जब से OTT आया है, देख रहे हैं आप, पिल्लू है, बहुत सारे और बालाजी है, बहुत सारे महादेव है, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बोर्ड कंटेंट, और ये तो नोन है, अननोन अनगिनत है। उसके लिए इतनी, अगर मैं डेली शूट करने बैठूँ तो मैं शायद 365 दिन साल में होते हैं, तो मैं शायद 700 दिन शूट करूँ एक साल में, इतना काम है। लेकिन मेरे एथिक्स नहीं बोलते कि मैं बोल्ड कंटेंट शूट करूँ, पता नहीं क्यों नहीं मन करता, फन नहीं मानता, तो बोल्ड शूट हमने ना बोल दिया। प्लस फिर एक लॉबी है इंडस्ट्री में, नेपोटिज्म जिसको आप बोलते। नेपोटिज्म तो ये होता है कि यार एक रिश्तेदार है उसी को लेना है, हमारा जानने वाला उसी को लेना है। लॉबी क्या होती है कि एक ग्रुप बन जाता है, फिर उस ग्रुप में आप जब जुड़ जाते हो तो आपको काम मिलता है, उस ग्रुप में आप अगर नहीं जुड़ते हो तो आपको काम नहीं मिलता। मैं किसी भी ग्रुप के साथ बंद के काम नहीं करना चाहता। जैसे इंडिया न्यूक्लियर है ना, ऐसे ही मैं भी न्यूक्लियर हूँ। शायद इसी का काम ऐसा मुझे भुगतना पड़ रहा है कि मुझे सारे प्रोडक्शन हाउसों से काम नहीं मिलता, सिर्फ खुद से मिलता है। तो लेकिन वहाँ भी कंडीशन ये होती है कि आप नाम नहीं आएगा, आप ना ही आप नाम देंगे, सिर्फ काम करेंगे और पैसे लेंगे। आई मीन ठीक, क्या बात नहीं।
मेरा पैशन पूरा हो रहा है, रोज़ रोटी मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, सब चीज़ें। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आप नाम बता सकते हैं उनका? प्रोजेक्ट्स तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वेब सीरीज़ भी हूँ और कॉमेडी सीरीज़ भी है, सॉन्ग्स हैं, ठीक है। कुछ नाम ऐसे बताता हूँ आपको जिन लोगों ने बना नहीं किया है, इनके नाम ले सकता हूँ। जैसे एंजल म्यूज़िक है, ओवर बना नहीं किया तो क्या आप चैनल को जाके मेरे स्क्रिप्ट हुए सॉन्ग्स देख सकते हैं। और TR म्यूज़िक है, बाबरी म्यूज़िक है, नेहरा म्यूज़िक है, मोर म्यूज़िक है। इन पर मेरी शूट किए गाने कंटेंट देख सकते हैं। शायद आपको कहीं नाम मिले कहीं ना मिले, लेकिन जब आप कंटेंट देंगे आपको समझ में आ जाएगा नहीं, क्योंकि मेरे कंटेंट की एक अलग ही वैरायटी होती है। हाँ, सब पे नहीं होती, क्यों? क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स में हम सिर्फ एज ए DOP जुड़े होते हैं, कहीं पे सिर्फ हम एज ए डायरेक्टर जुड़े होते हैं, कहीं पे हम एज ए लाइन प्रोड्यूसर जुड़े होते हैं, क्योंकि हम लाइन प्रोडक्शन नहीं करते हैं। आप तो जो शूट के लिए सामान चाहिए अब वो सामान भी देते हैं, आर्टिस्ट भी देते हैं। कई बार सिर्फ उस शूट पे कई बार सिर्फ हमारे आर्टिस्ट होते हैं। तो 100% का कोई ऐसा प्रोजेक्ट बाहर का अभी तक नहीं है जो पूरी तरह से हमने किया, और अगर है भी तो उन लोगों ने उस पर अपना ठप्पा लगाया, ये बोलते कि भाई आप इसको प्रमोट नहीं करिए, वो आपका नाम से वो सिर्फ एज ए क्यों ही करेंगे इसके बोल हमने ठीक है। TR म्यूज़िक है, TR म्यूज़िक चैनल पे आप देख सकते हैं। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है नियर्स प्रोडक्शन के नाम से, उस पर आप देख सकते हो, कंटेंट है उसमें, डॉक्यूमेंट्रीज है, फिल्म्स हैं, सब चीज़ है। सो ये हम बात कर रहे थे जॉब सेक्टर की। आपने ये बताया 10 से 12 साल आपने कॉर्पोरेट लाइफ में काम करा है, कॉर्पोरेट में काम करा है, सेक्टर में काम करा है। अगर आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी आए या फिर आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ रूल्स चेंज कर सकें जॉब के रिगार्डिंग, तो वो क्या चीज़ है, आप क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं स्पाइडरमैन बनूँगा या वो जोक से पार्ट। देखिए क्या होता है, 20 साल के ऊपर एक बंदा नौकरी करता है और 50 साल पर जाके वो रिटायर होता है, काम करता है, सब कुछ करता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा, उसके बाद रिलैक्स करता है। मेरे को लगता है ये स्ट्रेटजी ही गलत है। अब बहुत सारे लोग बैठे पीछे सरकार में जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और आज की नई सदियों से चली आ रही है। बट अगर इसकी जगह ये होता तो मैं ये ज़रूर करता क्या कि 40 साल के बाद आप बंदे को ऑडिटर बना दें और उसकी जगह पर उसकी हाफ सैलरी में एक न्यू कवर इंट्रोड्यूस करें। उससे क्या होगा कि उतनी ही सैलरी में आपके पास 2 बंदे आ जाएंगे, एक वेल एक्सपीरियंस जो ऑडिट करे ताकि वो उस डिपार्टमेंट में काम गलत ना हो, और एक न्यू कवर को भी जॉब मिलेंगे। अगर कल ये रोल लागू होता है, बैठे बिठाए नौकरियों की संख्या डबल हो जाए, प्लस जो बंदा लाइफ एंजॉय करने के बारे में सोचता है 50 साल के बाद क्या करेगा यार? मतलब वो दौड़ लगा सकता है, ना पहाड़ चढ़ सकता है, ना ही स्विमिंग कर सकता है ज़बरदस्त तरीके से, सांस फूल जाएगी उसको, तो वो क्या एंजॉय करेगा? फिर तो वो सिर्फ उस पैसे अपने बच्चों को देगा कि तुम एंजॉय करो यार। और बच्चे भी आजकल ऐसे हो गए, भी चलो भाई बदला समझो, है ना? तो वो क्या एंजॉय करता है लाइफ को? तो काम करने वाला बंदा सिर्फ काम कर करके बच जाता है। बेटर उससे ये है कि आप 40 साल का, जैसे बंदे की एज 40 हो जाए, उसको अपने डिपार्टमेंट में ऑर्डर बनाएं, उसकी सैलरी आप कर दो और उसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑडिट करने पड़ो, वो भी सीन आपको भी ऑडिटर मिल गया और न्यू कवर में बढ़िया काम करते। इससे बेटर कुछ हो सकता है? अगर कुछ है तो मैं आपके दर्शकों से बोलने भी कमेंट करके सजेशन दें, मेरे हिसाब से सजेशन बेस्ट है। अगर पहुँचे बोल दीजिए तक प्रभु कुछ कीजिए, इसको बनाइए कुछ ऐसा रूल, बैठे बिठाई नौकरियाँ डबल हो जाएगी। ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए उससे अपने आप ही अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाए पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। तो एक और चीज़ यार, सॉरी आपको एक और चीज़ सही है इसलिए कि एक तो मुझे ये टैक्स का फंड नहीं बड़ा गलत लगता है। आप इसलिए सिर्फ सेल्स की नौकरी बचा देंगे नहीं, टैक्स स्लैश से बाद रखे सीधे सीधे बोलो ना यार, जिन बंदों की इतनी इनकम है उनको इतना % पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में डालना है, उससे आप उनको एजुकेशन भी फ्री करो, उससे आप उनको स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री करो, और उसी से उनको आप रिटायरमेंट प्लान दो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसी पैसे फिर वही पैसा ग्रो करेगा आपके पास।
नहीं वो ज़बरदस्ती के स्लैब बना रखी है, इस पर 10%, उस पर 5%, 2%, इस पर 1%। बेचारा आम आदमी काम करे, जॉब करे, बिजनेस करे, बिजनेस में परेशान है कि बिजनेस को बाद में करता है, उसे 300 रुपये का फायदा होता है, 500 रुपये सीएल जाता है वो बनाने के लिए। आपका जीएसटी बनता है, उस पर आपका जीए प्रोडक्ट है, इसमें 18% लगेगा, इसमें 4% लगेगा। आपने गलत बढ़ दिया तो आप पेनल्टी दो। जब हमारा नुकसान हो जाता है तब सरकार कुछ नहीं बोलती कि आपने 1 लाख रुपये लगाए थे, दूध दे आओ मैं देती हूँ। आपने 1 लाख रुपये गदा कमा लिया, या और टैक्स दो, सीए को पहले पैसे दो, टैक्स स्लैब्स खत्म कर दो। सिर्फ आपकी अर्निंग के हिसाब से आपको उतना परसेंट गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराना है। इसको पब्लिक वेलफेयर फंड बोल सकते। मैं सोशल एक्ट बहुत नहीं बन गया अभी सोशल रिफॉर्म पर। एज अ प्रोडक्शन हाउस ओनर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क, कैसे आप सो कैटल करते हैं अपने लाइफ में? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मैंने बात करूँ तो जब भी बंदा कोई कंटेंट टीवी पर, मोबाइल पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, फिल्म या पर्दे पर देखता है तो एज ए प्रोडक्शन हाउस हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो वर्थ हो। कुछ भी उठा के बना के डाल, रोना रो लिया कि पैसे नहीं थे, सब बेईमानी। अगर आप कुछ बना रहे हो तो पूरी मेहनत करके बनाए, सिर्फ टाइम पास करके बनाए। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी चल जाता है, ज़्यादातर लोग आप काफ़ी कम से हटते हैं। अभी तो बहुत पुरानी फिल्म मूवी से मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नाम ले सकता हूँ, शायद जो लोग जुड़े गए इससे वो शायद मुझे देखे गालियाँ दे। बट एक फिल्म देखे होगी आपने, 2 बीघा ज़मीन, नाम सुना हुआ शायद, भारत की पहली अच्छी ऐसी फिल्म की जो नाम मिली जाती है 2 बीघा ज़मीन। कहते हैं जी मास्टरपीस है और आज के सिनेमा की शुरुआत है वो। बट मैंने कुछ टाइम पहले ही देखी वो, और आप यकीन मानेंगे उसका एक तीसरा या चौथा सीन ऐसा था जो कि गलत था, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। और वो क्या है, ये एक वाइट शॉट था, वाइट शॉट में वो एक होता आदमी होता है, वो डंडा लेके चल रहा होता है, डंडा उसके राइट हैंड में होता है। जैसे ही वो क्लोज शॉट आता है डंडा उसके लेफ्ट हैंड में होता है। और ये गलती से हमारे इंडियन डायरेक्टर्स नहीं करते, ये आपको बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स में नहीं मिल जाएगा। आप दिखा रहे हो उस ज़माने का जिस ज़माने में डायनासोर होते थे, उस ज़माने का सीन शूट कर रहे हो, वो युद्ध शूट कर रहे हो कि भाई, और ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है ऐसा होता है, तो कैसे कैसे जस्टिफाई करोगे आप उसको? तो होती ही गलतियाँ हैं। बस हमारा कंसर्न ये होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी कंटेंट हम टीवी पर या कहीं पर्दे पर दिखा रहे हैं वो बहुत होना चाहिए, वो जस्टिफाई करना चाहिए। कुछ भी दिखा के कुछ भी उसको बिना होशनात करना बेकार। कुछ भी से याद आया कि आजकल बड़े वो कॉमिक प्लेटफॉर्म्स चल गए हैं, तो नाम नहीं दूंगा बट आप समझ जाओगे। हाँ, ऐसे कितने कॉमेडी प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, और भी मानेंगे लड़कियाँ हो लड़के हो, बात लड़कियाँ लड़कों भी है, बात गंदी लैंग्वेज। बिल्कुल। आप इतनी वाहियात इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि क्या आपके पेरेंट्स देखते हैं उसको? मतलब या तब के ऊपर से कोई देखने करने वाला नहीं है। अरे यार, और आप इतना तो थोड़ा फील करो कि कॉमेडी हो, लेकिन क्या गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, गालियाँ यूज़ करना मतलब जस्टिफिकेशन है? आई डोंट थिंक सो। मैं तो पूरी तरह से इसके बाइकआउट के मतलब पक्ष में हूँ कि इसका बाइकआउट होना चाहिए। पहले तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिंदू धर्म का विरोध करना स्टार्ट किया था मोबाइल, कि हिंदुओं के ऊपर भगवानों के ऊपर भी कमेंट कर देते थे ऐसे। फिर शायद थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई जब 4 ही तोड़ी गई, जिसका पिछवाड़ा टूटा, समझ में आया। अब ऐसे लोगों के ऊपर भी मेरे हिसाब से एक्शन होना चाहिए जो कि गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। सिर्फ डिस्क्लेमर देने से कुछ नहीं होता कि इसमें बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज़ किया गया है, दर्शकों का विवेक सराहनीय अपेक्षित है। ये क्या बात है? अब खुद बड़ा ही बुरा लगता है, अजीब लगता है मेरे को कि आप स्मोकिंग स्क्रीन पर दिखा रहे हो और नीचे लिख रहे हो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इफ इट्स इंजीरियस टू हेल्थ, व्हाई आर एक्टर इज स्मोकिंग? उसके लिए इंजीरियस नहीं है। Drinking is injurious to health. Would drink the capacity. This film contains extreme violent scenes. अरे तो तुम दिखा दे, आप दिखा रहे हो उसका मतलब आप चाहते हो लोग देखे, तो फिर डिस्प्ले मत डाल रहे हो। दोगुना पता है,
दोगले लोग इंडस्ट्री में। जब आपने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करा तो बहुत सी चीज़ें आपकी चीज़ें बहुत सी फेल भी हुई हो, बहुत चीज़ें में फ्रस्ट्रेट भी हुए होंगे आप, और कई बार ऐसा भी मन करता है कि मैं नहीं कर रहा ये चीज़ को, अब मैं कर नहीं पाऊँगा आगे, एक डिमोटिवेशन भी आया होगा। सो आपने उस चीज़ को किस तरह से ओवरकम करा? क्योंकि मेनली हमारा यही मोटो होता है, हमारे चैनल का नाम भी यही है, गुरु पॉडकास्ट, तो जिसमें हम ये चीज़ें बताते हैं। तो आपने कैसे उससे ओवरकम किया? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स मिलते, और ये डॉक्टर्स फ़ायदे के लिए नहीं, नुकसान भी नहीं देंगे। क्योंकि ये बोलते हैं ऐसे करो वैसे करो बहुत अच्छा होगा, आपको लगता है मेरे ये ऐसी हैं बंदे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा से समझा रहे कर रहे हैं, तो शायद अच्छा ही होगा, पर यही आपका सबसे बड़ा नुकसान देता है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि यार 1 लाख रुपये लगा दें, 2 लाख कम जाएंगे, बोलते हैं ना 5 लाख कम जाएंगे, फिर आप कहते हैं 5 का निर्माण में 2 लाख में कम जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि 3 लाख का करना चाहिए, वो आप डुबो के बैठ जाती हैं, लालियाँ पड़ती हैं, फैमिलीज फ्रेंड्स, समाज में आप निकलने से डरते हो कि बोलेगा ना फेलियर है सामने, इसका तो मुझे नहीं। सोसाइटी हमें फेलियर एक्सेप्ट कर दे, हमारे रिलेटिव्स ही हमको बोल देते हैं, अगर हमसे कुछ एक भी स्टेप गलत हो गया या वो नहीं हो पाया तो वही हम कुछ करेंगे। रिलेटिव्स बाद में आते हैं, सबसे पहले आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही वो बोलते हैं वाह कर लिया, हो गया फैमिली, हो गया। फिर आप इससे ओवरकम कैसे करते हो? आप कुछ पैसे लाते हो, उनके हाथ में देते हो और बोलते हैं कि अभी चीज़ें सेटल हो रही है, स्टार्ट हो रही, बी विद मी, बेयर विद मी फर्स्ट, हैव पेशेंस, लेट मी वर्क एंड आई विल डेफिनेटली ग्रो वन डे। और फिर ये मुकाम दिया वापस हम नहीं जेन ज़ी और आज के स्टूडेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर फेल हो रहे हैं तो हमें चीज़ें समझनी चाहिए कि वो धीरे धीरे एक सक्सेसफुल की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं, मैंने भी रिसर्च में भी पढ़ा था, आपने सुनी होगी ये चीज़, कि चंडीगढ़ के एक लड़के ने उसके कम एग्ज़ाम आए थे, वो चीटिंग में पकड़ा गया था, तो उसने खुद सुसाइड करी, पंखे से लटक गया। तो स्टूडेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या? तो इस चीज़ में किसकी गलती थी? एक ये इंसिडेंट हुआ था कि चीटिंग पकड़ी गई, तो उसने टीचर ने कुछ कहा या नहीं कहा वो मुझे इसमें रिसर्च में नहीं था, लेकिन स्टूडेंट ने सुसाइड करी, तो इसमें किसकी गलती है और क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए इस सवाल के जवाब में मैं 2 पहलू बताऊंगा, मैं शायद मैं बोल जाऊँ मुझे याद रहेगा, दूसरा पहलू भी है मेरे को। तो पहला पहलू तो ये है कि जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, लड़के हमारे रिपोर्ट सोशल मीडिया पर डाल होता है, ये आपने एक फिल्म में डायलॉग सुना होगा, ये वाला डॉक्टर का हमारा इलाज करना सोशल मीडिया पर डाल के हमको बदनाम करवा रही, तो ये जितने भी मीडिया हो समाज पे ये सिर्फ टीआरपी के पीछे मार। अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, तो आप उसको हाईलाइट मत कर कि उसको देख के 10 लोग वैसा फॉलो करते। एक फिल्म आई थी, एक गुज्जर के लिए, उसमें कपिल ने सुसाइड कर लिया था फिल्म के लास्ट में, जब आप जानते हो उसको देखने के बाद में कितने कपल ने सुसाइड किया? 1 लाख से ऊपर कपल ने सुसाइड किया है। रियली 1 लाख? अनऑफिशियल रिकॉर्ड पे है ये, आप चेक करेंगे तो आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड मिल जाएगा, बट अनऑफिशियली इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख, और उसमें से भी 50% सिर्फ साउथ में है बिकॉज ऑफ द कवर। ठीक है, दूसरा पहलू ये है फेलियर कभी नहीं होता, या तो सक्सेस होती है या लर्निंग होती है। एग्जैक्टली, या आपने फेलियर क्या है? फेलियर कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में हारोगे तो उसको सीखो भी कैसे? अगर हमेशा दिन रहेगा तो आप सोओगे कब? रात किसको बोलोगे? अगर हमेशा रात रहेगी तो जाओगे तो काम कब करोगे? दिन किसको बोलोगे? तो कभी भी फेलियर नहीं होगा। आपका यूट्यूब पॉडकास्ट हम से जो प्रोग्राम आना है, एक दो की बोले सारी बात है, और उसको एक बच्चे तक मैं कहता हूँ एक एट द बर्न तक एक व्यक्ति तक पहुँचाइए, उसको ये सबक मिलना चाहिए, संदेश मिलना चाहिए कि कभी भी फेलियर नहीं होता, हमेशा सक्सेस होती है या लर्निंग होती है। इफ़ यू हैव
if you think that you're failed, it's a good learning for you. क्योंकि अगली बार जब आप करोगे ना तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि ये ना करो, मेरे को फिर से हताशा देखनी पड़ सकती है. So it's a learning for you. तरत अभ्यास कोई जड़वत वो चिन्ह अर्धे ना यार सक्सेसफुल हो जाओगे. आपसे पता है क्यों फेलियर मानते हो? क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, फेसबुक पर रहते हो, इंस्टा पर रहते हो, रील्स देखते हो और बताते हैं अरे 5 नए AI टूल, कुछ करने की जरूरत नहीं, हिलो मत, हाथ में दिलाओ, 5,000 को महीना कमाओ. भाई जेन्युइनली आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कितनी उन वेबसाइट्स पे आपने अभी तक काम करके देखा कि वो कैसे होता है? वाकई नहीं दिखाओ, फिर कुछ जाता है. अरे वाह, मम्मी कुछ नहीं करना, 5,000 रुपये दे कमा के आपको दे दूँ आटा. भैया आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों करके देखो, आपको पता चलेगा वेबसाइट जब हम खोले हुए हैं तो सबसे पहले वो लॉगिन कर रहा है. वो लॉगिन क्यों हुआ? प्रीमियम क्यों? वो लॉगिन अगर आपसे मांग रहे हैं तो आपकी डिटेल्स नहीं रहा, आपको जो घुस रहा है. दूसरी चीज़, जो भी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ना, वो उस वर्थ का नहीं होता कि आप इतने पैसे कमा सको. अगर आपको पैसे कमाने वाला काम उससे करवाना है तो आपको पैसे उसको भरने पड़ेंगे. फिर आप बोलोगे मम्मी पैसे देते भरने हैं, तो बच गए. तो सिर्फ रील्स देख के, किसी की सक्सेस देख के खुश मत हो. अरे जानो कि उसकी सक्सेस के पीछे कितनी लंबी स्ट्रगल है, कितनी लंबी जर्नी है, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा ये सुसाइड करना सोल्यूशन नहीं है. या तो कुछ चीज़ हमने 100% करी तो हम सक्सेस हो गए, और अगर हम फेल हो गए तो उसको हम लर्निंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने वो शायद 100% करी ही नहीं. क्योंकि अगर कोई चीज़ होगी तो वो 100% होगी, वरना होगी ही नहीं. कहावत सुने आपने, कहते हैं आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. या और दूसरी तरफ बोलते हैं वुमन इज परफेक्ट. तो सुनिए आपने, क्या मतलब है इसका? मतलब परफेक्शन कुछ भी नहीं है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. डॉक्टर से सीखो. आप उसको पूछते हो कि आप धंधा कब से कर रहे हो, और उसको प्रैक्टिस कब से कर रहे हो. तो उसको 20 साल हो गए उस काम करते हो, अभी तो बोलेगा मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर लूँ. बिकॉज हर एक ह्यूमन बॉडी सेल्फ अलग है. डॉक्टर भी अगर वो 20 साल का भी हो गया, वो प्रैक्टिस ही, तब भी वो सीखिया प्रैक्टिस कर रही है वो. प्रैक्टिस, इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, इट टेक्स यू टू द ऑप्टिमम पॉइंट जहाँ पर आप मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सको अपने नीड्स से. समझ, इतना आप काम कर रहे हो उससे आप मैक्सिमम निकाल सको, इसीलिए आप प्रैक्टिस करो. नेवर एवर थिंक दैट यू आर परफेक्ट, बिकॉज द डे you felt you are perfect, you are dead on the same day. ये कितना हार्मफुल और कितना बेनिफिट है अपने स्टूडेंट्स के लिए. देखो यार, बड़ा हवा बनाते हैं. सही क्वेश्चन दिया. आजकल ये ना बड़ा हवा बना हुआ है, या जॉब्स खा जाएगा, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा. अब कुछ नहीं आया भाई. क्यों? मैं बताता हूँ आपको. मशीन बनी, उधर मशीन 100 काम खत्म कर देती, ठीक है. आपको भी लगता है कि आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो मेरा इंटरव्यू कर रही थी, आपको भी लगता है कि मशीन कोई बनी, उसने फैक्ट्री में 100 काम कर रहे थे, तो काम खत्म कर दिया? नहीं. इसका जवाब आपको मैं देता हूँ. उसने एक लेवल के 100 लोगों को काम खत्म किया, लेकिन दूसरे लेवल के 200 लोगों को काम मिल रहा. प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से मार्केटिंग बढ़ी, मार्केटिंग ठीक हुई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, रिटेलर बढ़े, कितने लोगों को काम मिला. ठीक है. AI भी सिर्फ उन लोगों को रिप्लेस करेगी जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं होंगे. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने शायद राजदूत मोटरसाइकिल से नाम सुना, पर राजदूत के अलावा कुछ नहीं. आज के दिन HMT गाड़ी का नाम सुनाओ, आज के दिन बजाज स्कूटर का नाम सुनाओ, आज के दिन. क्योंकि वो लोग समय के साथ ना अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं बना रहे. समाज है, बदलाव आता है, तो बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, इसको सीखिए, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलिए. अभी आप डिज़ाइन करते हैं कोई पोस्ट हो, AI आ रही है, पोस्ट डिज़ाइन कर देता है. वो पोस्ट जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको आधा घंटा लगता है, AI उसको 5 मिनट में कर देता है.
ठीक है, यही बात होती है ना, इसलिए आप बोलते डिजाइनर का काम खत्म नहीं हुआ। क्योंकि एआई से भी आप तब तक अच्छे से जनरेट नहीं करा पाओगे जब तक आप उससे अच्छे से जनरेट कराने के प्रॉम्प्ट्स नहीं डालोगे। जब तक आप फेमिलियर नहीं होगे कि मैं ये डालूंगा तो ये बना के देगा, ये डालूंगा तो ये बना के दूंगा, आपको 40 मिनट तो सिर्फ ये डालने में लग जाएंगे कि मैं इससे अच्छी सी इमेज कैसे बनाऊँ। तब तक उसका फ्री वर्जन खत्म हो जाता है। वो कहते हैं कल ही हो ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि यही से बड़ा बता गया था फिर ये आ गया। आप तो वीडियो एडिटर तो चलेगा, हम खुद तो कुछ ना काम कर, हमारा काम नहीं होगा सब कुछ आप हम वो देते जो कस्टमर चाहते हैं। इसलिए उन लोग के लिए थ्रेट है जो लोग अपने आप को एआई के साथ में कॉम्पनसेट नहीं कर रहे। एआई के साथ करते से पहले ऐपिंग चलेंगे, आप कॉम्पिटेंट बनिए ना, उसको सीखिए ना, उसको यूज़ करना सीखिए। आपका आधे घंटे का काम को आप 5 मिनट में करना सीखिए, 10 मिनट में करना सीखिए। कोई कस्टमर आपके पास आता है, बोलता है भाई मेरे को ये आउटपुट चाहिए, आप देखो उसको मेरे को 5 रुपये लगेंगे इसके चार्ज, बोला ये ऐसे फ्री नहीं करवा पाओगे, करवा ले, पुण्य नहीं करवा पाएगा उससे। लेकिन आपको आता है तो आप वही काम अपने आधे घंटे करने की बजाय 5 मिनट में कैसे कर दोगे। ले भाई, सिर्फ बार्गेनिंग इतनी होगी, 5 नहीं तो 3 ले ले, 4 ले, लेकिन आपको काम खत्म नहीं होगा। चैट जीपीटी वही काम कर रहा है। सब ये बोलते हैं कि चैट जीपीटी ने कंटेंट क्रिएटर को खत्म कर दिया, ये गलत है। अगर कंटेंट वो क्रिएट कर रहा है चैट जीपीटी, तो चेक करने वाला भी कोई होगा। ऐसा तो नहीं है कि चैट जीपीटी 100% बातें सच निकाल रहा है ना। आपको बता रहा हूँ, चैट जीपीटी से अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आपको एक नया सॉफ्टवेयर आया है, नाम ही लूँगा क्योंकि बिना पैसे के बनने क्या करते हैं, ठीक है। तो भाई कमर्शियल है, खूब बिना पैसे के तो है ना, तो मिस्टर मैं किसी को बहुत गलत बात। तो वो सॉन्ग्स बना देता है, ओके ठीक है, ये आवाज़ है, आप यकीन नहीं माना कि ये एआई ने बनाया है, और ठीक है, हाउ से 2-3 सॉन्ग बनवा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन आप सॉन्ग तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा कि कोरस क्या होता है, एग्जैक्टली जब आपको पता होगा कि हिंदी पॉप क्या होता है, जब आपको पता होगा कि मुरबड़ा क्या होता है, अंदरा क्या होता है, टिप क्या होता है, इंक क्या होता है, शोज क्या होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें वो पूछेंगे। आप ऐसे डाल दो तो बड़े बन जाएंगे, वो आपको गाना बना के देते सही समय, और आप 10 सही स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से प्रॉफ लिख के दो, वो आपको गाना बना देगा। लेकिन क्या उस गाने में श्रेया घोषाल जी है, उसकी आवाज़ की मिठास होगी, वो आपको वही सिंग दे। मेरे पास कुछ नहीं, अगर इनके बेनिफिट्स हैं तो इनकी लॉसेस भी है। अभी बेनिफिट किसका है आपको बताता हूँ कि कोई बंदा चाहता है कि यार मैं फोन लेके डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ और मैं इसके अंदर, ये मेरा बड़ा दुख का सीन है, इसके अंदर मैं एक छोटा सा 5 लाइन का एक सॉन्ग टाइप डाल दूँ। अब श्रेया घोषाल के पास गया, श्रेया घोषाल ने आप मेरी बात तो सिर्फ बोल जाए, मैं वहाँ तक जाते आते रिचुअली बहुत है, लॉबी बनी हुई ना, बताया ना आपको मैंने, फिर भी चलो पहुँच गया, किस्मत वाला था, दौड़ लगाई, कुछ भी गया, पहुँच गया। श्रेया घोषाल ने बोला भाई 4 लाख रुपये लेंगे, और बेचारा फ़ोन से शूट कर रहा था, 4 लाख रुपये कहाँ से लाएगा, तो वो क्या कर सकता है। म्यूजिक डायरेक्टर के चक्कर में आप होके श्रेया घोषाल बन गई, इसका छोटा सा पेन जो म्यूजिक एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने उसमें लगा सकते, इनके लिए बेनिफिट है। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और वो एआई से गाना बनवा के डाल, आपको लगता है उसकी वैल्यू होगी, उसकी इज्जत होगी? नहीं। वो ब्रांड पे काम करते हैं भाई। एक मेकअप करने वाला आर्टिस्ट जो है वो 2,000-3,000 रुपये देता है, लेकिन एक एक्टर पे जब मेकअप होता है तो वो लोग 1.5 लाख 3 लाख रुपये लेते हैं। क्या लगाते हैं? एक सिर्फ आती है रोई सॉस क्या स्कॉन से उसका पसीना पहुँचता है, दूसरा आके उसके ऊपर ऐसे करता है, तीसरा आके उसके ऊपर पाउडर लगाता है, चौथा ब्रश मारता है। क्योंकि अगर वो 15 लोगों को अपने आर्टिस्ट लेकर नहीं चलेगा तो अपने मेकअप आर्टिस्ट साथ लेकर नहीं चलेगा, उसे एक्टर कौन मानेगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि छाता वाता दिया हमने, उसको चश्मा उश्मा दिया, गाँव बशूर फ्री हो गया, ब्रांड बन गया ना, ब्रांड नेम हो गया। तो ऐसे ही ब्रांडिंग चल। मार्केटिंग की भी हमने बात करी, तो आज के टाइम पे एक चीज़ ट्रेंड में डिजिटल मार्केटिंग। अपने बिजनेस को टेस्ट करने के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई धंधा है,
वही करता है और है तो धंधा ही। डिजिटल मार्केटिंग अच्छी चीज़ है बट सब कुछ नहीं है। और तरीका क्या है, क्या होना चाहिए वो बताता हूँ, क्योंकि पैसे कमाने वाले लोग जिनको उससे अर्निंग करनी है वो तो आपको बदला ही नहीं। वो पटान चीज़ें बोलेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इतना पैसा लगा लो, कर लो, सब सही जाएगा, मगर ऐसा कभी होता नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में 2-3 काम होते हैं जो कि मैंडेटरी है, उसके बाद तो बाकी सब छुपिया हुआ है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली चीज़ क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रेजेंस बनी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आपकी टाइम टू टाइम एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। पहला हो गया हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस, दूसरा हो गया टाइम टू टाइम एडवर्टीजमेंट, तीसरा हो गया जेन्युइन कंटेंट, कि जेन्युइन कंटेंट प्रोडक्ट्स आर देयर। ठीक है। और ओरिजिनल कंटेंट जो जेन्युइन कंटेंट है तो वो ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं आजकल, ये है कि बहुत अच्छे मुझे बना दी, कुछ भी डाल दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग का काम क्या है कि आपका जो प्रेजेंस है उसके लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करें, जिसको आपके लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करो जिसको जेन्युइनली शूट किया गया हो। वहाँ हम लोग सब सीधी सी बात, जेन्युइनली शूट किया गया हो, फिर रेडी किया गया हो, उसको आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करो ताकि लोगों को देखे कि आपकी ऑनलाइन दुकान खुली है। ऑफलाइन तो आप कोई से बैठते हो, लेकिन ऑनलाइन खुले नहीं खुले कैसा पता चलेगा? सोशल मीडिया से। दूसरा, सिर्फ सोशल मीडिया पर डालने से कुछ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने भी पैसे कमाना शुरू कर दिया। हमने देखा होगा, वो भी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, एड्स चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो हाँ वो बूस्ट कर नहीं। अब आप बड़ी कॉमन सेंस ला के सोचो कि अगर आपकी पोस्ट बिना पोस्ट करे सब जगह जा रही है तो फिर हम पोस्ट को कराएंगे। और अगर आपकी पोस्ट सब जगह जा रही है तो ये लोग पोस्ट करके क्या बात करते? सिंपल है ना। वो सीधी सी बात है। ये पहले जो था ना वो था कि आपकी पहुंच बहुत दूर दूर नहीं चलेगी, लेकिन आप इसको कमर्शियलाइज कर देंगे। आप जो पोस्ट डालते हो वो एक लिमिटेड सेक्शन तक जाती है, लिमिटेड रीच तक जाती है, जिनको आप रिस्पॉन्स करते हो उन तक जाती है। अभी सपोज कीजिए आपकी पोस्ट 1 लाख लोगों तक जानी चाहिए तो वो सिर्फ 100 लोगों तक जाती है, जिसमें से 90 लोग ऐसे होते हैं जो आपको जानते ही नहीं, और या तो 10 जानने वाले में से भी 2 जानने वाले ही लाइक करते हैं। अदरवाइज 8 तो ये कहते हैं हमने लाइक कर दिया तो इसके 8 लाख लाइक नहीं हो जाएंगे, अपने तो भी लाइक करते हैं तुम। ठीक है। तो बूस्टिंग बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम बूस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और डिजिटल मार्केटिंग का काम है कि जब आप बूस्टिंग करें तो उस बूस्टिंग को सही रीच तक पहुँचा। तो ठीक AI वो काम नहीं करे तो बोल आप उसे बोल देंगे पहुँचा दे, वो पहुँचा देगा। कहाँ पहुँचाएं, कहाँ तक गया, कैसे पहुँच, तो आप उसके अंदर आपको ऑप्शन होते हैं, सेलेक्ट करें, चूज़ करें। डिजिटल मार्केटिंग का काम ये होता है कि उसके अंदर आपकी जो पहुँच है उसको सही जगह तक पहुँचाता है। और कंटेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए ताकि कोई पता चला आपकी रीच बहुत अच्छी हुई, सब कुछ और कॉपीराइट आ रही है नाम करो तो जेन्युइन कंटेंट बात हो। लोग ये क्या सोचते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग करा देंगे हमारा बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। नहीं बढ़े, नेचक मत तो है। सिर्फ क्या आपकी रीच इतनी बढ़ जाएगी, रीच बढ़ना बहुत ज़रूरी। रीच बढ़ेगी तो ही धंधा बढ़ेगा, और धंधा भी तभी बढ़ेगा जब आपका सामान बढ़ेगा हो। सब दिस इज फॉर द अदरवाइज उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक धंधा है, चाहे धंधा है पर धंधा। So, how to identify market trends? उसके लिए भी नहीं है कि सही बताऊँ, क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है ना, वो गूगल तक सीमित हो गई है। गूगल से ऊपर अभी कुछ है नहीं। हालांकि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हम अपना भारत लेकर आए, फिर हम भारत मतलब गूगल पे कर देगा आगे। कब तक होता है कब तक नहीं होता पता है, लेकिन आजकल सब चीज़ गूगल तक सीमित है। आप अपने आप को देखिए, आज मैं कोई चीज़ बोलूँ आपसे कि मुझे चाहिए तो आप गूगल में जाके सर्च करोगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या था? How to identify market trends? तो गूगल पे आप जाएंगे,
गूगल पे आप जब जाएंगे तो आप वहाँ पर डालिए हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स, वहाँ पर आपको 100 तरह की चीज़ें मिलेंगी। ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके काम की अलग कीजिए वहाँ सम। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आपको प्रैक्टिकल मिलता है वो आपके काम में ही मिलता है। मैं आज भी बहुत सारे लोगों से सीखता हूँ रोज़। यहाँ तक एक 5 साल के बच्चे से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे पास 0 ईयर से लेके 90 ईयर्स तक के आर्टिस्ट हैं रोड, क्योंकि एक्टिंग में तो हर तरह का बंदा चाहिए होता है। डाइपर का 100 साल का बच्चा तो करेंगे, 0 ईयर का 1 ईयर तो वही करेगा, रेडी का वो बीवी करेंगे, औरत करेंगे, स्टूडेंट और इंजीनियरिंग करें। तो इस तरह से हमारे पास सब बंदे हैं दोनों, तो वो नहीं आपको एक बार कुछ सिखाने जाते हैं, वही आपको बताने जाते हैं ट्रेंड्स क्या है क्या नहीं है। तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में रहिए, अपने काम के साथ में जेन्युइन रहिए, आपको बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। अगर हम बात करें, एक आपका इतना बड़ा बिजनेस है प्रोडक्शन हाउस, सो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? कोई बड़ा बिजनेस नहीं है यार, IT वाले सुनेंगे तो लूट लेंगे, कोई नहीं है। अभी उसके डिग्री में नहीं आते कि हम टैक्स भरें। फिर भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपने लिंक्स बढ़ाई, मेहनत को 4 गुना नहीं 10 गुना बढ़ाई, AI के भरोसे ही मत बैठी, हाथ पर हिलाई, बिकॉज यू कैन नेवर हैव योर ऑफिस एट योर होम। बाहर निकलनी, दुनिया घूम, लोगों से मिलनी, उन तक अपनी बात पहुंचाइए। जब आप उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, अपने काम पे कंसिस्टेंट रहेंगे तो काम नया फल। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो उनके साथ हुआ है, वो डॉक्टर ने बता रहा था अच्छा पड़े। इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने शो करे हैं, सो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी याद है, और कुछ ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ? वो ये था कि एक सॉन्ग शूट था, और ये हमारे कास्टिंग डायरेक्टर को एक्टर ने, जो उसमें मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, उसने फ़ोटो भेजा था अपना, उसने हम लोगों को भेजा, हमने फ़ोटो देखा, हमने मॉडल अच्छी लगी, ठीक है, हमने शूट पे बुला लिया। शूट पड़ी रिमोट लोकेशन पे था, जहाँ पर मतलब एक हद तक तो एक्सेस था। उसके बाद जब तक आपके पास पर्सनल व्हीकल ना हो तब तक आप बहुत ऑफिसम, तो ऐसी रिमोट लोकेशन पे शूट था। हम लोग शूट पे पहुँचे, सब कुछ हुआ, मॉडल आई, हम लोग आके आधा घंटा हुआ उसको बैठे हो, फिर उसने हमने फोन किया, फिर गो ठीक मैडम मॉडल से अभी तक पहुँची नहीं, शूट कब स्टार्ट करें? बोले सर वो पहुँच गई है। हमने कहा पहुँच नहीं, आओ पहुँच गई। बोले सर उसका फ़ोन आया था, वो गिरे आधा घंटा हो गया पहुँचे। हमने कहा वे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा अभी। तो उन्होंने बोला आप कहो। मैम बोलेगी मैम सर हम 10 मिनट बाद ही पहुँच रहे हैं। 10 मिनट में मैम पहुँच गई, तो मैम भी आई, तो वो गए। हमने कहा मैम बताइए कहाँ दिख रही कि हम बताइए कहाँ। हमने कहा फ़ोन लगाइए उसको बॉडी को। मैम ने उसको फ़ोन लगाया, बोला मैं इंटरेस्ट बैठी तो उसका फ़ोन बजा, फ़ोन बजा तो फिर है मैडम आ रही, मैम आ रही, हाय हेलो ये वो आई। तो हमने देखा कि फोटो में तो वो वैसी थी, वेदिका थी, और रियल लाइफ में शुभ प्रथा कहाँ से आ गई। सॉरी टू से, बट ये हुआ इस वजह से फिल्टर्स की यूज़ की वजह से। जो कहते हैं पोर्टफोलियो यूज़ करवा दीजिए, एंड बहुत सारे फोटो ऐप्स आ गए हैं, उनसे फ़ोटो खींच दीजिए, तो फिल्टर्स आके फ़ोटोज़ भेज देते हैं। और वो गाना आप यकीन नहीं मानोगे, हमको 3 गुनी कॉस्ट में पड़ा, क्योंकि लाइट प्रोडक्शन में कॉस्ट गया, दूसरी मॉडल बुलाई ऑन द स्पॉट और उसको डबल पैसे देना पड़ा। फिर ऐसे ये ऑन द स्पॉट हमने बुलाई, ठीक है जी। जैसे नफरे उसने की, जो नई वाली मॉडल आई थी वो भी सहने पड़े, और कास्टिंग डायरेक्टर गालियाँ पड़ी। तो ये इंसिडेंट, हाँ कास्टिंग डायरेक्टर तो गालियाँ पड़ी, हमको भी गालियाँ पड़ी कि क्या करते हो आप लोग। तो ऐसा भी होता है इंसिडेंट, ये इसलिए बार बार याद आता है। तब से हमने क्या किया, हमने स्पेशल रिक्वायरमेंट डालने स्टार्ट कर दी कि आप जो फ़ोटो भेजिए, एक आपका विदाउट मेकअप और एक विद मेकअप फ़ोटो भेजिए। उसके बाद जब हमको मॉडल दिया एक तो पसंद आती है, फिर हम उसको स्क्रीन टेस्ट पे बताते। तो ये जो एक इंसिडेंट था, ये लर्निंग एक्सपीरियंस था, फेलियर नहीं था,
लर्निंग एक्सपीरियंस था इस तरह। अपने कंपटीशन को कैसे एनालाइज करें कि मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर कौन है और उसको बीट कैसे करें? यार पहले तो वे बड़ी प्रॉब्लम हुई रड्डा रेजिस्टेंस दिस आर ऑल इनके जॉब्स आर बड़े देयर वो मतलब साल इसमें कर रहा है इसमें कर रहा है वाइड वर्क करा हुआ है नो सीखे नो सी पे सॉर्ट क्या आए थे हैं एनालिटिक क्या बोले जाएंगे सीख कर देंगे वे लगा डर लगाया जैसे एक क्या लोगों को डर लग रहा है ना मैंने डर लगा दिया मर्द से प्राप्त हो रहे हैं ये सारे को ज़्यादा में शूट कर रहे हैं तीसरा बंदा उसको 30 साल पर दे रहा है ठीक दवाई रहनी चाहिए मगर समय के साथ साथ ये चीज़ समझ में आ रही कि इम्पॉर्टेंट होता है आपका टाइम आपका एक्सपीरियंस और आपकी टेक्निक क्योंकि वही पनीर आप जला नहीं सकते और वही पनीर आप राजा को भी गिरा सकते। तो आज की डेट में छूट ये वाला सीन है कि हम तीसरे शूट के लिए शूट के लिए कोई आता है तो हम बोलते हैं इतना बोलता है इतना नहीं इतना हम कहते हैं करवा दीजिए नहीं करना बोलते अब तो मैं नहीं करेंगे वो करवाता है क्योंकि वो भी जानता है कि चाउमीन 160 रुपये की भी 100 रुपये की भी 60 रुपये की भी है और 20 रुपये के लिए मुझे कहाँ खानी कितना रुतबा दिखाना है कितनी क्वालिटी चाहिए मैटर करता है तो अब कोई कॉम्पिटिशन मैटर नहीं करता हमारे लिए और मेरे न्यू कॉमर्स को भी ये सजेशन रहेगा कि आप भी कॉम्पिटिशन से बाहर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हो कि यार हम इतने पैसे में बोल देंगे कम पैसे में बोल देंगे कर देंगे इस हिसाब से उससे होता कुछ नहीं है उससे आपका नाम खराब होता है ये अगर आप एक बार गलत काम कर जाएंगे ना तो आपका सिर्फ वो एक प्रोजेक्ट दे जाएगा आपके साथ में दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आपको पूछेगा तक नहीं अनत करो वहाँ से पसीना आ जाए पीछे से कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो फौजी नहीं निकाल रहे वो आदि नहीं निकालो जो तुम नाम बदलेंगे हुआ सिर्फ किसी काम खराब करने के लिए करना तो बिल्कुल फौज ऐसा लेकिन अपना नाम बनाने के लिए करना है ऐसा कमाने के लिए करना है लॉन्ग लास्टिंग के लिए करना है तो क्वालिटी इंडेक्स का तो करेगी। आप डायरेक्टर भी हैं आप DOP भी करते हैं आप खुद का प्रोडक्शन हाउस सेटअप है और आप साथ ही साथ वॉइस आर्टिस्ट भी हैं सो कुछ बताएं कुछ सुनाएं अपनी वॉइस में आप अपने नए अंदाज में। कपिल शर्मा शो देखा था ना तो उसमें कहते हैं कि भाई इतने सारे काम करते हो EMI बहुत ज़्यादा है क्या कहती है EMI तो नहीं है लेकिन हाँ मेरे हिसाब से ये गॉड गिफ्ट होता है बिल्कुल इसकी आपको कोई कोचिंग नहीं लेनी होती कोई क्लासेस नहीं लेनी होती ये गॉड गिफ्ट होता है तो है तही से अंदर से गॉड गिफ्ट है शायद ये इसलिए है क्योंकि मैंने संस्कृत भी पढ़ी है मैंने उर्दू भी पढ़ी है तो मुझे नुक्तिंग वो सब चीज़ हालांकि वो सब चीज़ बड़े ही क्लियर है मेरा तलफ़ुज़ मेरा डिक्शन बहुत अच्छा है हिंदी में मैंने वाद विवाद किया है तो शायद उसी का रीज़न है कि मैं जो है पीछे वॉइस ओवर भी कर लेता हूँ जैसे डिस्कवरी के लिए भी कुछ वॉइस ओवर किए हैं बिना नाम के ठीक है पता नहीं रिलीज हुआ नहीं हुआ क्योंकि वो लिंक्स नहीं देते बट अभी भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़े हैं जिनके पीछे मेरा वॉइस ओवर है हमको सुन सकते हैं ठीक है तो वॉइस ओवर मेरे हिसाब से वन गिफ्ट है तो है मेरे पास वन गिफ्ट कर देता हूँ इसकी वॉइस आप इमरान देते हैं मिमिक्री कर देते देखिए मिमिक्री अलग चीज़ है वॉइस ओवर अलग चीज़ है डिफरेंस है मिमिक्री ये होता है कि आप किसी शख्स की नकल करते हैं जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप ये बताइए कि ये भीम मेरे लड्डू क्यों खा जाता है तो ये आप दुर्योधन जो बोली दिसार है हाँ मिमिक्री कर रहे जी ओए कोई शक सदर चाट को वर्ल्ड वन या मैं तो दाग कर रहा है बड़ी बढ़िया है लेकिन तो मिमिक्री ये किसी की आप नकल कर रहे हैं अपने चीज़ और जो हम वॉइस ओवर करते हैं वो आपका अपना अंदाज होता है रोज जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वही मैं नॉर्मल में बात कर रहा हूँ अब अगर मैं इसी को वॉइस ओवर में दूंगा तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मान लीजिए मैं डिस्कवरी के लिए या किसी चैनल के लिए देख वॉइस ओवर दे रहा हूँ मैं कैसे बोलूँगा अमेजन के जंगलों में साल भर आपको वर्षा ऋतु मिलेगी वहाँ
आपको ऐसी ऐसी प्रजातियां मिलेंगी जो आपको आम जगहों पर देखने को नहीं हुई है। अरुणाचल प्रदेश में भी आपको इसी तरह की जनजातियां देखने को मिलती। मैं पूरे वो मैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर हूँ। आज जब मुझसे मिलने आएंगे बहुत ही प्रसन्न होंगे। योग एक बहुत अच्छी कला है। योगासन से आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना होता है। ये होता है वॉइस ओवर। ये वॉइस ओवर है। जैसे गली मोहल्ले में वो आते हैं नान खटाई वाले, वो वॉइस ओवर होते हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने एक नेता के लिए वॉइस ओवर किया था, आने वाली 25 तारीख को अपने भाई डैश 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 को भारी मतों से जिताएं। उन्होंने अपने ऑफिस में आधार केंद्र की शुरुआत भी की है। आप वहां जाकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों को लाइन पर लगने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधे जाके अपना काम करवा सकते हैं। भाई डैश 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 के ऑफिस में, गली नंबर 2, पीतमपुरा, दिल्ली 4। तो ये वॉइस ओवर है। ऐड होती है, ऐड में करते क्वेस्ट एडू क्वेस्ट एडू क्वेस्ट एडू। आपकी बेस्ट एजुकेशन के लिए एकमात्र एप्लीकेशन है क्वेस्ट एडू। इस एप्लीकेशन में लॉगिन कीजिए और साल भर का कंटेंट फ्री पाए। ये वॉइस ओवर होता है। वॉइस ओवर तो कुछ आप प्लीज हमारी ऑडियंस को एक मेमिक्री भी सुनाए प्लीज। आपको मैंने यही सुना दी। सुनाई, लेकिन कुछ और भी सुनाए। अगर किसी स्पेसिफिक आर्टिस्ट की या कुछ और नए अंदाज में सुनाए प्लीज। देखिए, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत आपका एडिटिंग कर सकता हूँ। जैसे भैया ये देखिए ना, ये होगी मुझे मारता रहता है। आए कॉकरोचो, अगर मेरे भाई को मारा तो मैं सबकी खटिया खड़ी कर दूंगा। बहू ये तो धमकी दे रहा है, इस आने में ऑप्शन मिले। क्या रंपास कहा? ओए सिमरन, तू इस कुत्ते से शादी करेगी? इससे तो अच्छा है तू गधे से शादी कर ले। मैं उससे तेरी शादी धूमधाम से करा दूंगा। इसमें कहीं कहीं पुनीत इंसान मिक्स हो रहे थे। और मैंने सुनी थी आपकी एक अमिताभ बच्चन वाली भी, आपने कहा था एक बार, बोला था। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं भाई, हम तो बस आज खड़े आते लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आई मैं बताता हूँ आपको, मैं मेरे आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ इसमें। हम कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की बात करेंगे। आप सिर्फ ये बताना कि ये मिथ है फैक्ट है। ओके, क्या ये सच है कि हाई बजट्स की मूवीज ही हिट होती हैं? मिथ है। मिथ। मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसमें। आई डोंट नो कि आपको एग्जाम्पल चाहिए नहीं चाहिए, बट बताना बहुत ज़रूरी है कि एक छोटे बजट की फिल्म जो एक मोबाइल से बनाई गई थी, वो तक भी ऑस्कर में चलेंगे। तो यू कैन नॉट से कि भाई एक बड़े बजट की फिल्म ही सुपर हिट होती है। Once our movies released, marketing doesn't matter. मैटर्स आप आज का टाइम वो हो गया है कि आप अगर मूवी बनाने में 20 करोड़ लगा रहे हैं तो कम से कम 25 करोड़ आपको मार्केटिंग में लगाने पड़ेंगे, तब आपको 100 करोड़ का बिजनेस होगा। Emotion is lost. और पता नहीं कौन कौन ऑफेंड होगा मेरी ये बात सुन के, लेकिन ये फैक्ट है कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उन सब ने अपने फैन क्लब्स बनाओ हैं। फैन क्लब में क्या है कि एक फैन क्लब में 1-1 करोड़ बंदा है। ये जो आर्टिस्ट हैं ये क्या बोलते हैं कि हम जो हमारी जो फिल्म रिलीज होगी तो उसकी टिकट होगी 350 रुपये की, 400 रुपये की, 250 रुपये की, लेकिन आप लोग को 100 रुपये से मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि हमारी फिल्म रिलीज होते ही टिकट्स होकर, अब 1 करोड़ एक फैन क्लब में बंदे हैं और 6 फैन क्लब में कितने हो गए? 6 करोड़। और 6 करोड़ के कितने पैसे हो गए? 6 करोड़ से 100 रुपये का। अगर 100 रुपये एक टिकट है तो 600 करोड़ समय, तो फिल्म ने पहले दिन कितने कमाए? 600 करोड़। समझ गए आप?
किसी मूवी का हाई टिकट प्राइस रखने से क्या ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रॉफिट ही हुआ? यार ये मिथ है। क्यों है मिथ? इसका रीज़न है कि मिथ बताने के लिए मैं कोई बताने वाला होता है, फैक्ट्स को देख के हम मिथ बोलते हैं क्या है। किसी मूवी का टिकट जब हाई रख दो तो इंडियन मेंटालिटी क्या कहती है, यार कोई चीज़ महंगी है ना तो क्वालिटी बात ही होगी, अच्छी होगी, ठीक है। ये कैसे प्रूव हुआ पता चला कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, सोशल एक्सपेरिमेंट, जिसमें 2 केक रखे गए थे साथ में। एक केक पे 50 रुपये का टैग था और एक केक पे 500 रुपये का टैग था। दोनों साथ में रखे गए थे, दोनों सेम डिज़ाइन, सेम शेप, सब चीज़ था। लोगों से कहा गया कि एक स्पून इसमें से खाइए और एक स्पून उसमें से खाइए, बताइए डिफरेंस क्या है। तो उन लोगों ने कहा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन का है, इसकी क्रीम फ्रेश है, जिससे वाले की 600 वाला है, 500 वाला है, ठीक है। इसमें ये मीठा ठीक है, उसको बहुत मीठा ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद वो उन सबको साइड में लगाया गया बंदों को। लास्ट में उस बंदे ने बताया कि ये 2 केक सेम, इनने प्राइस से जज कराओ, सिर्फ प्राइस लगा दिया, उससे आपने इसके अंदर कमियां निकालनी स्टार्ट कर दी, इसकी खूबियाँ निकालनी स्टार्ट कर दी। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि किसी भी चीज़ को महंगा दिखा दो तो वो नीश प्रोडक्ट बन जाती हो, और जिनको ज़रूरत नहीं भी उतना वो कहते खुद को नीश दिखाने के लिए हम तो जाए तब है नहीं पाए, हम इधर क्यों बैठे, बालकनी बैठे क्यों ऊपर जाके, समझ गए ना। तो वो मिथ है अपनी तरह से, लेकिन मेंटालिटी की वजह से मार्केट में चले हुए हैं। क्या रीमेक्स बनाना ओरिजिनल स्क्रिप्ट से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है? यूज फाइन, कैसे? क्योंकि आपको पहले से पता होता है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। अगर आप कोई नया कंटेंट बनाते हैं तो आपको उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा नहीं होता। बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जो शॉर्ट पॉपुलर हुए, लेकिन जो चीज़ पहले से पॉपुलर है, आपको पता है पॉपुलर है, इसका मुझे इतना बेनिफिट तो मिलेगा। दूसरी चीज़ें मिलेगी जब देखेंगे कि नए तड़के के साथ आ रहा है तो और क्यों उतरे, तो बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप पता नहीं मुझे कब के बॉर्न हो, लेकिन 90s का दौर यही था कि रिमिक्सेस इतने चले थे कि ओरिजिनल सॉन्ग्स के वैल्यू नापते दी थे लोग, इतने रिमिक्सेस आए। और आज भी यही हो रहा, पुराना कंटेंट, पुराना फैशन दोबारा वापस आ रहा है। जी, ये तो खैर संसार है, बड़ी चीज़ वापस लौट कर आई है। आप अगर ना मानते हो उसको, लेकिन अभी साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि जब दुनिया खत्म हुई थी पहले, वो परमाणु युद्ध की वजह से खत्म हुई थी। तो आप सोच सकते हैं उस वक्त परमाणु युद्ध हुआ था तो उस वक्त परमाणु बम अवेलेबल थे, और आज कई देश परमाणु बम बना भी नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमाणु बम अब बनने स्टार्ट हो गए। तो ये समझ चक्र है, वापस घूम के आता है, चलता है। सिर्फ बड़े स्टार्स में से ही मूवी हिट होती है। यस, क्यों मैं आपको बताता हूँ इसलिए, क्योंकि बड़े स्टार्स का अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि फैन क्लब रहता है, ब्रांड वैल्यू होती है। आप पाक पत्थर के पे यकीन करें तो दिया आया तो अच्छा ही होगा, गालियाँ उसको बातें पड़ती हैं कि क्या बना दिया, लेकिन पहले तो अपने कॉस्ट्यूम निकाल जाते। आजकल हम जज करते हैं किसी भी फिल्म के सक्सेस या किसी भी कंटेंट के सक्सेस से उसका कलेक्शन कितना हुआ उससे। तो कलेक्शन अच्छा है तो कहानी घटिया है तो कुछ फर्क नहीं कर पाए। फॉरेन फिल्म्स हमेशा बेटर होती हैं इंडियन फिल्म से, बॉलीवुड से। वो लोग ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मिथ या फैक्ट की बात करूँ तो फैक्ट है, बेस्ट या बेटर क्यों होती है, क्योंकि वो लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनका बजट भी हाई होता है। ऑफिस बजट मैंने आपको बताया ना, जितना गुड होगा उतना मीठा होगा। मोबाइल से भी यूज कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। ये क्या दौरा से टेक्नोलॉजी के मोबाइल क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? एप्पल तो आज भी प्रोडक्ट है, मोबाइल से शॉप कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते? लेकिन उनको पता है कि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तभी यही जब आप पैसा खर्च करोगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटी को ध्यान रखें, इसलिए उनकी फिल्म बेटर होगी हमारे पे। हमारे यहाँ देखो ना, अगर आपको कहीं VFX इफेक्ट मिलेंगे स्टार्टिंग की कुछ मूवीज़ में, फिल्मों में होता है, लेकिन उनकी आप टाइटैनिक भी देख लो, आपको लगेगा वाकई में समुद्र में डूब रहे हैं, जबकि वो एक टप था। और वो जो था वो क्या बोलते हैं, मिनीचर था उसका, जो डूबता हुआ जहाज दिख रहा है आपको, मिनीचर था वो जहाज का। अवार्ड विनिंग मूवीज़ को सच में देखना चाहिए, ज़रूरी होता है कि उसको देखना चाहिए। वन तो करता है फैक्ट है कि देखना चाहिए, इससे पता चलता है आपको कि क्यों अवार्ड दिया गया है या फिर खरीदा गया है। उसके बाद आपको ये पता चलता है कि ये दिया गया है, खरीदा गया है।
movies reviews should always be trusted or not? It's something like a doctor treating कैंसर. अगर डॉक्टर जेन्युइन है, जो रिव्यू कर रहा है वो अगर जेन्युइन है तो आप ट्रस्ट करो उसको, ये नहीं किया. लेकिन अगर वो पेड है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी KR के जो कमाल था, वो जब बॉलीवुड ने उसको निष्कासित कर दिया तो वो मूवी रिव्यू वाला बन गया तुमको कपड़े वाला. तो उसके बाद उसने जो है ना मूवीज़ को गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया, ड्रॉइंग मूवी अंदर गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया. अब गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया तो हमारी मेंटालिटी ऐसी है, गालियों को हम सबसे पहले सुनते हैं. सो मैं पॉपुलर बना, जब पॉपुलर कोई भी चीज़ हो जाती तो सीधे बॉलीवुड तक पहुँच गई. तो हम लोगों ने बोला भाई तो वार्निंग भी गाली देना है, इसकी गाली की अब खानों की ठीक 400 रुपये उसमें 2 करोड़ ट्रैफिक है. अब दिन तो बोलते हैं शिवाय फिल्म बहुत अच्छी एग्जाम में. ये फिल्म देखी मैंने यार, देखिए स्टोरी कैसी भी, इस बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया. तो हम कहते हैं तो गाली देता था, सही बोल रहा है, हकीकत बातें पता चलती हैं. सो इफ द पर्सन इज ट्रस्ट वर्दी, इज नॉट पेड, नॉट स्पॉन्सर्ड, that it's good for the health of a viewer, a film, and if it's paid, sponsored, then it's worth of taste. It's not worth. Watching movies in theater is more effective on top. जवाब दूंगा इसका, लेकिन ये ना आपकी टेस्ट पर डिपेंड करता है. मानते नहीं है. अभी मैंने आपको बताया कि ब्रांडिंग होती है, कमाने का तरीका होता है. हम मूवी थिएटर में जाते हैं, एक टिकट आपकी पड़ जाती है 350-250 में. 6 लोग जा रहे हैं, आप फैमिली कितने हो गए? तो what goes up and grows. Those are the other very very observed. और वहाँ पर आपने 4,000 रुपये भी खरीदा, उसके बिना आपको अंदर जाने देते नहीं, अपना समय देखना. तो करीबन एक मूवी देखने गए, आपका 10,000 रुपये खर्च हो गया, मान के 5,000 रुपये, 6,000 रुपये खर्च हो गया. मान लीजिए 6,000 रुपये खर्च होने के बाद में आपको मिला क्या? वो फिल्म पता नहीं अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी, ठीक है. उससे बेटर क्या है कि आजकल बड़े बड़े स्क्रीन्स आ गए हैं, उन्हें घर में लगाइए, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. उसके बाद में आप यूट्यूब पे चलो, इसी OTT प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको कहीं ना कहीं उस मूवी का स्पॉन्सर्ड वर्जन मिलेगा. आप देख करो 100 रुपये 200 रुपये 20 लोग बैठ के दिखाओ. Popcorn भी खाओ अगर भी. पॉपकॉर्न खाओ, कुछ भी खाओ, तो आपका मुश्किल से मुश्किल 500 रुपये 1,000 रुपये खर्च होना है घर पे, खर्च हो गए. मतलब वो भी और अगर आपने रिकॉर्डिंग के बारे की दुकान को दोबारा भी देख सकते हो उसकी. ये अंदर की बात है. आपकी क्या प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग, या फिर फ्यूचर बैटमैन में आपने क्या क्या ऑर्गेनाइज करा हुआ है? और एक सब्शी डॉक्स है जिसमें आपको स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को रिलीज करते हुए दिखेंगे. मैं और मेरी कुछ साथी जब ऑन स्क्रीन आएंगे तो आपको ऑब्वियसली नाम वगैरह सब चीज़ ऑर्डर पड़ेंगे. तो आपको पता है दिन आप ऐसे कितना देंगे. और एक वेब सीरीज़ है, उसका नाम नहीं बता हुआ क्योंकि टाइटल रजिस्टर नहीं कराया, तो हो सकता है कोई खा जाए, इसलिए उसके 7 एपिसोड्स जो है वो लिखे. एक एपिसोड 2 एपिसोड शूट हो चुके हैं, 2.5 बोल सकते हो आप, 2.5 एपिसोड शूट हो चुके हैं. पाइपलाइन में है 3 मूवीज़ हैं, शॉर्ट मूवीज़, जिनकी स्क्रिप्टिंग रेडी है. शूट करने के लिए बजट का वेट कर रहे हैं कि बजट कहीं से आए, कोई स्पॉन्सर मिले, कोई प्रोड्यूसर मिले, उनको शूट करें. बाकी जो काम आता है वैसे पैसा आता है, काम बहुत. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई ऐसी एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को देना चाहें, स्टूडेंट्स को देना चाहिए, एक सोसाइटी को देना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, या फिर कुछ भी आप बोलना चाहें हमारे पॉडकास्ट के थ्रू? एक कहावत चुका हुआ है, कहते हैं मुफ्त का चंदन हिस मेरे नंदन में. मुफ्त का चंदन मिलता है तो सब हिसते हैं, लेकिन मुफ्त की चीज़ों के ना कोई वैल्यू भी नहीं पहनता है. अगर आप किसी के पास रास्ते पे आपसे मिले और बोले कि भाई ये लड्डू खा रहे, उन्हें फूल देना लड्डू, और वो बोले भाई सामने वाली दुकान है, हम नहीं बैठाएंगे, दुकान बोली है ये लड्डू हम 10 रुपये का पीछे चाहते हैं, आप सिर्फ इसको 2 रुपये में 1 रुपये में टेस्ट कीजिए,
और बताइए क्या ये 10 रुपये पेमेंट लायक है, तो आप खरीदोगे भी उसको और अप्रिशिएट भी करोगे। तो कुछ फिर पॉसिबल आज ऐसे ही मैं सिर्फ 2-3 शब्द है जो एज एन एडवाइस सबको बोलना चाहूँगा कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी आंखें खुली रखिए और ईमानदारी से काम लीजिए। एडवाइस, मेहनत में कोई कमी मत कीजिए, बाकी सब ठीक। सो आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट पे आके, कैसे लगे हमारे क्वेश्चंस जो हमने आपसे बात करी, क्योंकि आज हमने आपके साथ बहुत डीप कन्वर्सेशन करी है और हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने खुद, हमारी टीम ने बहुत कुछ सीखा है आपसे, जो आपने बताया, समझाया, ऑडियंस को बताया, उनको समझाया। सो आपको कैसा लगा हमारे साथ? यार ये मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ये कोई दर्शक या कोई भी ये ना सोचे कि आप तेरा इंटरव्यू कर रहे हैं मैं इससे बोलो, बट जनरली ये होता है कि जब इंटरव्यू करने के लिए बच्चे आते हैं, मेरा इंडिया के इंटरव्यू हुआ है, सब स्क्रिप्टेड, सब स्क्रिप्टेड, ऐसा ऐसा बोलना है आपने, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। मगर ये जो गुरु आया आज इंटरव्यू करने के लिए, गुरु के साथ में एक अच्छी बात ये लगी कि स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था, जो भी चीज़ थी वो जेन्युइन थी। ये आपने मेरे को फ्री हैंड जोड़ दिया कि सब जो आपको ठीक लगे, आपको जो जेन्युइन लगे, जो सही लगे, आप वो बोलिए। तो एक बात को मुझे अपनी जवानी याद आ गई, बिकॉज मैंने भी उस टाइम यही चीज़ फॉलो करी थी कि भले ही पैसा कम मिले लेकिन हमने गलत किसी के साथ नहीं करना है। तो आपको चीज़ें बताने पे मज़ा भी आया, क्योंकि ऐसा लगा कि वाकई में एक रियल कंटेंट बाहर जाएगा तो लोगों तक रियलिटी पहुँचेगी। हम कोई दुपड़े वाला शो तो बना नहीं रहे, रियलिटी शो स्क्रिप्टेड वाला, मेरे पिताजी खरीदते हैं, ये थे वो थे, वट एवर इज हैपनिंग विद यू इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर करवास। गई भी और करवास अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल देगा। और गुरु के साथ काम करके मज़ा आया। गुरु शिष्य वाली कोई बारी थी, आज तक लोग हमको बोलते थे गुरु जी कैसे, गुरु जी कैसे, आज हम गुरु जी से बोल रहे हैं गुरु जी आप ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अगेन, आप हमारे शो पर आए। थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू अगेन, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की, हमारे साथ शेयर करी, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू दैट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दर्शकों से एक बात और बोलना चाहूँगा कि और वीडियोस का तो मुझे पता नहीं, पर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें बोली गई हैं वो जेन्युइन है। तो अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइन कंटेंट उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को वाकई में इसके रिक्वायरमेंट है, तो शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच एंड बी ब्लेस्ड। सो थैंक यू ऑडियंस, आप हमारे साथ बने रहे। अगर नहीं ऐसे पॉडकास्ट हम रिलीज करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। गुरु पॉडकास्ट, अनलॉक योर नॉब ऑफ सदनर।